हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कौन कौन आए हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग लक्ष्य, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भावेश, विशाल, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग प्रिंस, रितु, गुड इवनिंग मुस्कान, गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग दिव्य, गुड इवनिंग रोहित, दिव्या गुड इवनिंग, मयंक गुड इवनिंग, स्नेहा गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सब लोगों के? बहुत सारे बच्चे हैं। गुड इवनिंग रजत, स्नेहा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आयशा, दीपेश गुड इवनिंग, आयुष गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग स्वप्निल, गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग इशिता, गुड इवनिंग ऋषिता, गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग ध्यान, गुड इवनिंग तेजस, गुड इवनिंग चिराग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सब लोगों को, गुड इवनिंग। बहुत तेज चैट चल रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। कैसे हो भाई सब लोग? क्या चल रहा है? कैसी जिंदगी गुजर रही है? सब सही है। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे हम, और उसमें सॉल्यूशंस की जो कोर प्रॉपर्टी है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले प्योर लिक्विड को पकड़ा था और यह पूछा था उससे कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन किया जाता है। और फिर यह डिसाइड हुआ था कि किसी भी प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, अगर वो लिक्विड इतना है कि वो इक्विलिब्रियम वेपर्स के साथ बना सके। तो यानी अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड ने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम बना लिया, तो जो भी वेपर्स का प्रेशर होगा वही उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बोला जाएगा। और वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर के ऊपर। ना तो वो उस लिक्विड के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ना वो उस बर्तन की शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो लिक्विड का वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट ही होगा। बताओ, समझे बात को? क्या यहां तक की बात कल सबको क्लियर थी? यहां तक की बात सब लोगों को क्लियर थी? अच्छा, मैं ऐसे ही मेरे दिमाग में एक बात आई। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी ये देखा था कि कुछ और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किए ये वाले कि सर, मैंने देखा कि मेरे इंस्टाग्राम पर भी ये मैसेज आए बहुत सारे बच्चों के कि जो आपने छोटे छोटे सवाल बना बना के हमें कराए थे वेपर प्रेशर से रिलेटेड, कि वेपर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियली कर्व बनेगा कैसे बनेगा, वगैरह वगैरह, उससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी निकल के आई। यानी उस वेपर प्रेशर के बारे में एक रफ आइडिया हमें लग गया कि अगर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बारे में बात की जाए तो लिक्विड का वेपर प्रेशर डिफाइन किया जा सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और वो टेम्परेचर पर एक्सपोनेंशियली वेरी करता है। देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से तो बढ़ता है, ये तो ठीक। कल भी हमारी बात हुई थी, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। एक बच्चे का मैसेज आया था, उसने कहा था सर ये एक बार बता दीजिएगा कि ये एक्सपोनेंशियली कैसे डिपेंड करता है। यार गजब आदमी हो, तुमने देखा था ई लॉग ऑफ PT2 बाई PT1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303। अभी हम लिखेंगे इस इक्वेशन को। क्या तुमने ये देखा था कि लॉग का टर्म चल रहा है? आप पता है ना, लॉग के टर्म में अगर आप पी की वैल्यू उधर टी के रेस्पेक्ट में निकालना चाहे तो एक्सपोनेंट आ जाता है, ई की पावर में चला जाता है। तो वो सब कुछ एक्चुअली एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ही है। यानी वो जो फंक्शन आपने बनाया है वो एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है, वो वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियल वेरिएशन को ही रिप्रेजेंट करता है। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? हाँ भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार बेटा, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो अब काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से चैट ही बंद कर देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया सर, ये काम आपने बहुत अच्छा किया। और अब जो है काम की बात शुरू करते हैं। तो जो लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन हुआ था, उस लास्ट क्लास के डिस्कशन के लिए अगर हम बात करें तो देखो, बड़ा क्लियर था कि हमने एक सेकंड के लिए मैं ये बात मेंशन करना चाह रहा हूं कि जो हमारा वेपर प्रेशर था, जो हमारा वेपर प्रेशर था, वो ये तो क्लियर था कि, और ये हमने लास्ट क्लास में बात भी लिखी थी, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली। अच्छा, एक दो बच्चों ने पूछा था सर ये आप क्यों कह रहे हैं, एक्सपोनेंशियली क्यों कह रहे हैं? तो मैं बता दूं कि अब यार ये मैथ्स का फंडा, मैं इसमें घुसना नहीं चाहता। तुमने पढ़ा है ये वाली बात कि जो हमारा लॉग का टर्म या एलएन का टर्म होता है, उससे यही पता चलता है कि जो हमारा के वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है वो एक्सपोनेंशियल रिलेशन। ठीक। अच्छा, अब ये क्लियर है कि अगर ये एक्सपोनेंशियल टेम्परेचर के साथ है तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर आपने गलती से भी टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश की तो बहुत संभावनाएं हैं कि आपका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। कल ये हमारी बात हुई थी, कल इस बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था, और ये बहुत साफ सुथरे तरीके से लफ्जों में इस बारे में बात की गई थी कि जो टेम्परेचर अगर वो बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा।
ठीक है। आज 1 मिनट के लिए इस बारे में जरा सा एक बात करना चाह रहा हूं मैं, ताकि क्योंकि मुझे एकदम से लगा कि यार अगर कोई इस तरह का सवाल बना के देता है तो बच्चा पता नहीं इंटरप्रेट कर पाएगा कि नहीं, तो मैं थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन दिखाना चाहता हूं। इसके मैं 2 एक्सप्लेनेशन तुम्हारे सामने रखता हूं और वो दोनों ही लॉजिकल है। मतलब मैं अगर एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो जो पहला एक्सप्लेनेशन, इसके बारे में कल भी हमारी बात हुई थी और वो लॉजिकल है। मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेनेशन 1 मानता हूं तो ये काफी हद तक लॉजिकल है। और हम लोगों ने ये भी कहा था कि भाई प्रेशर है तो वेपर्स का ही तो है, और वेपर्स का प्रेशर तो टेम्परेचर के साथ ही लिंक होगा, इसमें सोचने की जरूरत क्या है। हां, ये जरूर है कि सर आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन से वेपर प्रेशर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन ये तो आप कह सकते हैं कि किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के साथ इस तरह से लिंक होता है। बिल्कुल सही है सर, किसी भी चीज का, गैस का जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के साथ इस तरह से लिंक होगा। यानी एक चीज तो क्लियर है कि सर अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो प्रेशर भी चेंज होना चाहिए। मैं इससे यह नहीं कहता कि टेम्परेचर के साथ प्रेशर लीनियरली डिपेंड करता ना, वो तो तय हो चुका है सर। प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के साथ, या वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है, वो बात हो चुकी। लेकिन मैं एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं कि व्हाई ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जो वेपर्स हैं, उन वेपर्स का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते तो उसका प्रेशर भी धीरे धीरे इंक्रीज ही करता होगा। लेकिन ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं। आप मेरी बात समझिए सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है ना। हाँ, बढ़ रहा है, तो सर ये लीनियर डिपेंडेंसी तो है। अगर आपने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया तो टेम्परेचर के बढ़ाने से अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ये तो लीनियर रिलेशन है। सही कह रहे हो, लेकिन तुम ये भी तो देखो, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो नीचे का पानी है, जो लिक्विड है, वो और इवेपोरेट करता है, और अगर वो और इवेपोरेट करेगा तो इस वॉल्यूम के अंदर गैसियस मोल्स बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी मोल्स कांस्टेंट नहीं है सर, ये मोल्स कांस्टेंट नहीं, आप बात समझिएगा। यानी अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो गैस के मोल्स भी इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज करता है। यानी लीनियर रिलेशन तो नहीं है, ये तो क्लियर है सर। ये तो कंफर्म हो गया कि टेम्परेचर को दुगना करने से प्रेशर भी दुगना हो जाएगा। नहीं नहीं सर, ये बदतमीजी मत करिए। हां, टेम्परेचर को बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मैं इस बात को एग्री करता हूं। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूं। लेकिन अगर आप यह कहना चाहते हैं कि टेम्परेचर को दुगना करूंगा तो वेपर प्रेशर भी दुगना हो जाएगा, टेम्परेचर को 3 गुना करूंगा तो वेपर प्रेशर भी 3 गुना हो जाएगा, सर ये लीनियर रिलेशन नहीं हो रहा है सर। यहां लीनियर रिलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि टेम्परेचर को चेंज करने से गैसियस या वेपर्स के जो मोल्स हैं वो भी बढ़ते हैं, और अगर वेपर्स के मोल्स बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर ऑलरेडी इंक्रीज करेगा ही करेगा। क्लियर है? तो एक एक्सप्लेनेशन तो ये कह सकते हैं आप कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर जरूर बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से गैस के लिक्विड का इवेपोरेशन बढ़ेगा, और उस लिक्विड के इवेपोरेशन के बढ़ने से उसका प्रेशर, वेपर्स का जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज करेगा। ये तो ठीक। दूसरे एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन 2। दूसरा एक एक्सप्लेनेशन सोच के लाते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन 2 ये कह रहा है कि देखिए आपकी सारी बातें हम मानते हैं, लेकिन जरा सा समझिएगा इस बात को कि अगर आप थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं, अगर आप ऐसे ही सोच के देखें एक बार कि मैं एक कर्व बनाना चाह रहा हूं, जरा समझिएगा। एक ऐसे ही कर्व ले लेते हैं जो कि मैं बनाना चाह रहा हूं। कुछ ऐसा ले लेते हैं। यानी मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है वो किस तरह से चेंज कर रहा। यानी जो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन है, अगर उसका एक आइडिया लगे तो भी उससे एक आइडिया लग सकता है कि हमारा किस तरह से वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। आप जरा समझिएगा। यानी एक चीज तो समझ में आती है कि अगर मैं मॉलिक्यूल्स को ले लूं, जैसे मान लीजिए तुमने अगर थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी पढ़ा है ये वाली बात, दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज वेलोसिटी। ये वेलोसिटी और ये फ्रैक्शन। अब अगर मैं टेम्परेचर्स की बात करूं तो देखिएगा जरा, दिस इज टेम्परेचर T1, दिस इज फॉर टेम्परेचर T2 एंड दिस कर्व इज फॉर T3। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे
तो ये जो कर्व है, अब आप जरा समझिएगा, ये जो कर्व है, इस कर्व को अगर आप ध्यान से देखें तो टेम्परेचर को चेंज करने से फर्क क्या पड़ रहा है आप समझ, थोड़ा सा हाई लेवल डिस्कशन कर रहे हैं। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी की बात करें, यानी ये ले लेते हैं, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये वो एनर्जी है, ये मॉलिक्यूल्स की वो एनर्जी है जो होनी चाहिए ताकि मॉलिक्यूल सरफेस से बाहर निकल सके। जरा समझिएगा, मैं इसको दूसरे दूसरे पेज पर एक बार बनाता हूं। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड डिस्कशन होगा और एक अच्छे लेवल का डिस्कशन होगा जो तभी बच्चे के एग्जाम में समझ में आएगा जब वो इस बारे में पहले से पढ़ के गया होगा। तो जरा सा समझते हैं इस बात को। मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं, दिस इज माई फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज फ्रैक्शन of molecules and this is velocity। अब अगर कर्व बनाते हैं तो कर्व कुछ ऐसा बन रहा है, एक कर्व ये हो गया, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कर्व ऐसा आ जाएगा, टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो कर्व ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट कौन सा है, मान लीजिए मैं वो पॉइंट ले लेता हूं, ये वाला, ये एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट, और मैं ये बताना चाह रहा हूं ये जो है मॉलिक्यूल्स की वो एनर्जी है, दिस ई इज द एनर्जी, ई इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स टू लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, टू लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। क्या मतलब हो इस बात का, यानी मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो सरफेस को लीव कर सके। मेरी बात समझिएगा जरा, बहुत डिटेल्ड डिस्कशन करना चाह रहे हैं और बहुत साफ सोच के साथ बात करना चाह रहे हैं कि भाई लिक्विड मेरे पास है और वो वेपर में कन्वर्ट, उसका मॉलिक्यूल सरफेस पर, वो सरफेस कौन सा है सर, वो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है वो अनस्टेबल है सर, उनकी एनर्जी ज्यादा है सर, वो फौरन के फौरन सरफेस को बाहर छोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वो मॉलिक्यूल सरफेस को बाहर छोड़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में वो एनर्जी जो सरफेस को बाहर छोड़ने के लिए उनके पास होनी चाहिए, वो एनर्जी मान लीजिए ई, मैं मान लेता हूं वो एनर्जी ई। ठीक है, जहां तक कर्व का सवाल है, जो पहला वाला कर्व आपने बनाया, ये पहला वाला कर्व T1 टेम्परेचर पर है, दूसरा वाला कर्व T2 टेम्परेचर पर है, और जो तीसरा वाला कर्व है T3 टेम्परेचर पर है, और T3 की वैल्यू T2 से बड़ी है और T2 की वैल्यू T1 से बड़ी। अगर तुमने ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर फिजिक्स में ये कर्व नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप इसको अभी के लिए याद करेंगे, एडवांस लेवल पर इस बारे में डिस्कशन बाद में किया जाएगा कि अगर आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ वेलोसिटी का कर्व बनाते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पर ये कर्व कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये कहना ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एनर्जी जो कि मॉलिक्यूल्स को चाहिए ही चाहिए ताकि वो सरफेस से बाहर आ सके, वो एनर्जी कौन सी है। तो मैंने कहा देख लीजिए वो एनर्जी है। अब आप जरा ये बताइए, जो टेम्परेचर आपका T1 है, उस T1 टेम्परेचर पर इस एनर्जी को बिलोंग करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन क्या है। तो सर उस T1 टेम्परेचर पर इस एनर्जी को बिलोंग करने वालों का जो फ्रैक्शन है सर वो ये देखिए आप, ये है वो फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन ज्यादा है या कम है सर, ये फ्रैक्शन आपके सामने है जो भी है, यानी इस पर्टिकुलर एनर्जी को बिलोंग करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन एट टेम्परेचर T1 इज दिस। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए इस फ्रैक्शन को चलिए समझाने के लिए लिख भी देता हूं और फिर अच्छा और बात करते हैं। इसी एनर्जी को बिलोंग करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन इस T2 टेम्परेचर पर कितना है सर, ये T2 वाला कर्व ये वाला है, T2 वाला कर्व ये वाला है और ये है वो फ्रैक्शन। इसी तरह से T3 टेम्परेचर पर इस पर्टिकुलर एनर्जी को बिलोंग करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन क्या है, ये। तो अगर मैं इन फ्रैक्शंस को भी लिख सकूं, दिस इज फ्रैक्शन 1, दिस इज फ्रैक्शन 2 एंड दिस इज फ्रैक्शन 3, और यहां पर इस बात को मेंशन कर सकूं कि F1 इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट T1 having energy greater or equal to E। इसी तरह से F2 क्या है, F2 is the fraction of molecules at T2 having energy
greater or equal to E. And what is fraction 3? This is fraction, तुम लोग साथ में लिखना भाई, of molecules at T3 having energy greater or equal to E. जरा समझिए, यानी आप खुद समझ के देखिए इस बात को। जो हमारा F1 है वो क्या है सर? F1 वो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का जो T1 टेम्परेचर पर, देखना ये वाला जो कर्व है पहला वाला, ये पहला वाला कर्व यहां पर कट कर रहा है, यानी इस पर्टिकुलर एनर्जी को बिलोंग करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं T1 टेम्परेचर पर, उनका फ्रैक्शन कितना है? उतना है। जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वही फ्रैक्शन बढ़ जाता है सर। ये देखिए T2 टेम्परेचर पर फ्रैक्शन F1 से बढ़कर F2 हो गया, T3 टेम्परेचर पर वही एनर्जी को बिलोंग करने वाले या उस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी को बिलोंग करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन इंक्रीज कर गया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सर जब आप T1 टेम्परेचर पर थे तो ये इतना फ्रैक्शन के मॉलिक्यूल्स थे जो एक्टिवेशन, जिनकी एनर्जी इस E से ज्यादा थी। जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, व्हाट इज ई? ई इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मॉलिक्यूल्स टू लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यानी सरफेस में से ऊपर उठने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए? ई। अगर मैं T1 टेम्परेचर पर हूं तो कितने ऐसे लोग हैं जिनकी एनर्जी ई के बराबर या उससे ज्यादा है? सर इतने लोग। ठीक है सर, कम लोग उड़ेंगे। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अब कितने लोग हैं जिनकी एनर्जी ई से ज्यादा है? सर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो अब कितने लोग निकल के आते हैं जिनकी एनर्जी ई से ज्यादा है? सर अब वो एनर्जी ये है सर, अब ये इतने लोग हैं सर। देखिए आप, इतने लोग। और जब आप टेम्परेचर और इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है सर? जब आप टेम्परेचर और इंक्रीज करते हैं तो इस एनर्जी को बिलोंग करने वाले लोग और इंक्रीज कर जाते हैं। ये देखिए सर, जब आप टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगे तो इस पर्टिकुलर एनर्जी को बिलोंग करने वालों की जो का फ्रैक्शन है वो और इंक्रीज कर जाएगा सर। ये फ्रैक्शन इतना हो जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे एक पर्टिकुलर एनर्जी को बिलोंग करने वाले मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है वो उस जगह पर इंक्रीज करेगा। और अगर वो एनर्जी जो कि सरफेस को लीव करने के लिए रिक्वायर्ड है, अगर उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन इंक्रीज करता है तो यानी ज्यादा से ज्यादा लोग सरफेस को छोड़ने की कोशिश करते हैं। यानी अगर कोई ये कहता है कि T1 टेम्परेचर पर कितने लोगों की औकात है सरफेस को छोड़ने की, तो आप क्या जवाब देंगे? T1 टेम्परेचर पर सिर्फ इतने लोग हैं जो सरफेस को छोड़ने के लिए तैयार हैं। T2 टेम्परेचर पर इतने लोग हैं जो सरफेस को छोड़ने के लिए तैयार हैं। T3 टेम्परेचर पर इतना फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस को छोड़ने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह हुआ सर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है सरफेस से छोड़ने वाले लोगों का फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है। अरे तो जो लोग सरफेस छोड़कर ऊपर जाएंगे तो वो वेपर प्रेशर को इंक्रीज ही तो करेंगे। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता जाएगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी और यहां से समझ में भी आ रहा है कि F3 की जो वैल्यू है वो F2 से ज्यादा है और F2 की जो वैल्यू है वो F1 से ज्यादा है। बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है सब लोगों को? ये वाला एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया? दिस इज एक्सप्लेनेशन 2। समझो बात को। मैंने इसलिए ये बनाया कि कभी मान लीजिए जेई के एडवांस लेवल पर उसने ये हमसे पूछ लिया, यार ये बताओ वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं? तो तुम कहोगे बिल्कुल करता है। वो कहेगा क्या रीजन है? क्या ये रीजन कह सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं जो कि वेपर फेज में आ जाते हैं जिसकी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है? हाँ बिल्कुल सही है। क्या ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी के साथ कर्व बनाऊं तो फिर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वो फ्रैक्शन बढ़ता हुआ देखेंगे कि जो एक पर्टिकुलर एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी लेके रखता है? और व्हाट इज दिस रिक्वायर्ड एनर्जी? सर ये रिक्वायर्ड एनर्जी बड़ी खूबसूरत एनर्जी है। ये वो एनर्जी है जो मुझे चाहिए ही चाहिए। क्यों? ताकि लोग सरफेस से बाहर निकल सके। हर मॉलिक्यूल सरफेस को नहीं छोड़ सकता सर, लेकिन वो मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी ई के बराबर या ई से ज्यादा है वो सरफेस को छोड़ सकता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा जिनकी एनर्जी ई या ई से ज्यादा है, जिसकी वजह से वो सरफेस को छोड़ना शुरू कर देंगे और वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। मुझे लगता है इतना एक्सप्लेनेशन ठीक है। जल्दी से बता दो क्या ये बात समझ में आई? क्या ये क्लियर है? हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूं तुम लोग, हो सकता है कुछ लोग इतना एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि भाई किस लेवल पर डिस्कशन चल रहा है सर, इतना डिस्कशन की इतने इस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे ना यार जो ये चाहते होंगे कि नहीं नहीं सर आप कोशिश करिए सर, हम थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम वो उस लेवल तक हमें भी जाना है सर। ऐसा नहीं होगा सर बाद में एडवांस के लिए पढ़ लेंगे, आज मेंस के लिए पढ़ लेंगे ना, सब कुछ एक साथ करेंगे सर, सब कुछ एक साथ करेंगे और अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अरे सर कोशिश करने में क्या जाता है, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ठीक है सर, समझ में आ जाएगा कि नहीं समझ में आया, बात समझ लो, तो इसलिए कोशिश करो। शाबाश, क्लियर है?
ठीक है, तो यानी अब यही एक चीज बताना चाह रहा था कि टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर का ये रिश्ता था। ठीक, अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में भी तुमको एक आध सवाल करने के लिए दिए थे, ये भी एक दो बच्चों के डाउट थे, सर ये हमसे हो नहीं रहा है। यार कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो तो हमसे भी नहीं रहा यार। तुम्हें क्या लगता है ये हम सॉल्व कर पाएंगे? सॉल्व हम भी नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन तुम्हें खुद ही करनी। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? कैलकुलेशन इस सवालों की या इस तरह के सवालों की आपको खुद ही करनी है। मैं चैट बंद करता हूं। कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है। मैं फिर एक हिंट दे सकता हूं और क्या बोलूं, आप जरा समझिएगा। एक चीज तो क्लियर हो गई, वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ रिश्ता कैसे निकाला जाता है? सर एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। क्या रिलेशन है? और वो रिलेशन भी आपने बता रखा है। वो रिलेशन क्या है सर? वो रिलेशन है लॉग ऑफ वेपर प्रेशर एट T2 टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर एट T1 टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। सर ये एक खूबसूरत रिलेशन है जिससे आप अलग अलग टेम्परेचर्स पर वेपर प्रेशर को लिंक कर सकते हैं। ये सवाल मैंने कल दिया था, मैं इसी एक सवाल को जल्दी से कर रहा हूं, सॉल्व तो नहीं करूंगा लेकिन तुम्हें सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं, पता नहीं तुम क्यों नहीं कर पाए। आप समझिएगा, 60 डिग्री पर वेपर प्रेशर हमें निकालना है और 100 डिग्री पर वेपर प्रेशर दे रखा है। गजब लल्लू आदमी हो यार, सब तो दे रखा है। यानी अगर मैं सीधे सीधे वैल्यू पुट करूं तो क्या निकल के आएगा? सर मुझे 100 डिग्री पर वेपर प्रेशर दे रखा है, दैट इज T2 टेम्परेचर। अगर मैं इसको ले लेता हूं तो इस T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर मुझे दे रखा है 1 डिवाइडेड बाय, हमें T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर निकालना है, दिस इज इक्वल टू, और वो T1 टेम्परेचर भी कौन सा है वो भी लिख लेते हैं। वो T1 टेम्परेचर है हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे यहां 60 लिख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है 9800 डिवाइडेड बाय, मैंने बताया था अगर ऊपर डेल्टा एच कैलोरी में दे रखा है तो नीचे आर की वैल्यू भी कैलोरी में ही रखी जाएगी जो कि लगभग 2 होती है, 1/T1 माइनस 1/T2। T1 क्या ले रहे हैं आप? सर T1 60 डिग्री है, याद रखना T1 अगर रख रहे हैं रखा जाएगा, इसका मतलब ये हुआ 273 प्लस 60 333 माइनस 1 अपॉन, नीचे आ गया आपका 100 डिग्री का मतलब 373। गंदी कैलकुलेशन है, मेहनत करो, ऊपर वाले का नाम लो और इससे P 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो भी वेपर प्रेशर होगा वो निकल आएगा और हम इतना फास्ट कैलकुलेट करके दिखा सकते तुम्हें। द आंसर इज 0.6851। समझो बात को। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये देखिए सर ने बेईमानी कर दी, हमें ये अच्छा नहीं लगता, ये सब कमेंट्स आते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं तुम में सोच सकता, कुछ लोग कहेंगे यार अजीब लोग हैं कैसे कमेंट करते हैं, लेकिन करते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं लोग करते हैं ये कमेंट और भर भर के करते हैं कि सर को पूरा कैलकुलेट करके दिखाना चाहिए था, सर को पूरी कैलकुलेशन करनी चाहिए थी, हमें शक है कि सर को कैलकुलेशन आती भी है कि नहीं। अबे तुम्हें शक है, हमें क्लियर है कि हमें नहीं आती कैलकुलेशन, गजब लल्लू आदमी हो। अबे पेपर हमें नहीं, पेपर तुम्हें देना है, हम कैलकुलेशन करें ना करें इससे फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन तुम्हें आनी चाहिए, समझ लो बात को। तो हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इसके सामने अब आप गुणा भाग करिएगा और आप P 60 डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सिर्फ इसमें ये ध्यान रखिएगा, सवाल में हो सकता है हमें कहीं एंटी लॉग की जरूरत पड़े तो वो आपको ऑलरेडी सवाल में कहीं ना कहीं देगा, उसकी टेंशन मत लीजिए आप, समझ रहे हैं। एग्जाम में अगर इसका कोई सवाल आता है तो वो करा जाएगा, समझ में आई बात। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सी कैटेगरी है जिस पर सवाल जो है वो हमसे पूछ सकता है, इसमें कहीं कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। क्लियर? समझ में आ गया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से और भी सवाल दिए गए थे, जैसे ये भी एक सवाल किया गया था, तुम देखो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड निकल एट 1606 डिग्री इज 0.1 एंड 1805 डिग्री इट द वेपर प्रेशर इज 1। अब देखो तुम खुद समझो यार, ये सब तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं। लॉग ऑफ एक वेपर प्रेशर हम ले लेते हैं हमारा 1 टॉर, सॉरी ये कौन सा है 0.1 टॉर और दूसरा वाला 1, तो लॉग 1 अपॉन 0.1, यानी ये हमारा दूसरा वाला हो गया, ये पहला वाला हो गया, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू डेल्टा एच की वैल्यू हमें नहीं पता है, डेल्टा एच हम निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर। अब जो आर की वैल्यू आप पुट करने जा रहे हैं वही आर की वैल्यू अगर जूल में है तो डेल्टा एच जूल में निकल के आएगा, अदरवाइज वैसे तो इसको अब वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, यहां आर रहने देते हैं। 1 अपॉन T1, T1 कौन सा होगा? PT2 बाई PT1, तो यानी नीचे वाला जो 0.1 है वो जिस टेम्परेचर पर है दैट इज T1, यानी 1606। अब 1606 का तुम अपने आप भाई ये सब कैसे टाइम पर बात करवा रहे हो, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे तो ये 6 और 3 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सो दिस इज 1
1879 माइनस दूसरा वाला टेम्परेचर क्या है 1/T2 माइनस 1/T1 एंड T1 इज, ओहो उल्टा लिख दिया लग रहा है, 1/T2 1879 1/T2, T2 क्या है हमारा 1805, तो ये 1805 है, इसमें भी 273 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8702, दिस इज 2078, तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज 20, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 1/T2, T2 कौन सा है, क्या था 1/T1 माइनस 1/T2, फिर उल्टा कर दिया, 1879 1879 माइनस 2078, बहुत बढ़िया। ये अब आप देख सकते हैं इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके आपको डेल्टा एच बाई आर की वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा एच बाय आर हमें पता चल जाएगा, क्लियर है, ये आ गया। अच्छा, हमें डेल्टा एच या डेल्टा एच बाय आर नहीं निकालना, हमसे पूछा जा रहा है कि अब हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा, नए टेम्परेचर के बारे में पूछा जा रहा है जहां का वेपर प्रेशर 2.5 टॉर होगा, यानी मुझे पूछा जा रहा है किस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 2.5 होगा, यानी दो अलग अलग टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर दे रखे हैं, तो हमने वो लॉग वाला फॉर्मूला लगाकर सबसे पहले डेल्टा एच बाय आर निकाल लिया। अब हम दूसरी इक्वेशन में इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज कर रहे हैं, यानी अब हम यही फॉर्मूला एक बार दोबारा यूज करेंगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ वेपर प्रेशर एट T2 टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर एट T1 टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर, बल्कि मैं तो कहता हूं कि यहां से पूरा 2.303 आर की वैल्यू निकाल लेना, 2.303 आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और इसको आगे जाके पुट कर देंगे तो दिस इज 1/T1 माइनस 1/T2। अब पूछ रहा है किस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 2.5 हो जाएगा, तो आप ठीक है टेम्परेचर मान लीजिए 2.5 के लिए लॉग P T2 जो है हमारा 2.5 हो जाएगा, T1 टेम्परेचर मान लीजिए, T1 टेम्परेचर पर आपका वेपर प्रेशर मान लीजिए 1 ले लेते हैं, 1 टॉर इज इक्वल टू जो कि हमें दे रखा है डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1/T1, T1 टेम्परेचर कौन सा होगा, नीचे वाला, और नीचे वाला 1 टॉर कहां पर था हमारा, 1 टॉर था हमारा 1805 पर, यानी 2078 पर, तो दिस इज 1/T1 दैट इज 2078 माइनस 1/T2, ये हमें T2 निकालना, क्लियर है, इससे आप T2 सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू आप ऑलरेडी ही कैलकुलेट कर चुके हैं, गंदा सवाल है, बहुत लेंदी सवाल है, ये वैल्यू आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, यहां से उठाकर ये वैल्यू रख दीजिएगा, जो भी ये वैल्यू निकल के आती है उसको वहां जाके पुट कर दीजिएगा, बता रहे हो, समझ रहे हो बात को, कुछ नया तो नहीं है, मतलब अब ये अलग बात है तुमने मुंह बना रखा हो तो अलग बात है, मैथ्स में फिजिक्स में इस तरह की गंदगियां न जाने हर सवाल में देखने को मिलती है, लेकिन जब ये केमिस्ट्री में आती है तो अजीब सी तकलीफ दिखाई देती है और ये लगता है यार ये सब क्या, लेकिन अगर कोई जरा सा भी समझदार होगा वो समझ जाएगा कि सर सबसे पहले यही लॉग वाला एक्सप्रेशन यूज करके मुझे दो अलग अलग टेंपरेचर्स पर दो अलग अलग वेपर प्रेशर दे रखे, तो मैंने इक्वेशन को यूज करके डेल्टा एच बाय आर निकाल लिया, और फिर सेकंड इक्वेशन में, सेकंड केस में इसी इक्वेशन को दोबारा यूज करके डेल्टा एच बाय आर की वैल्यू पुट करके दूसरा यानी दो सवाल के दो पार्ट्स हो गए, पहले वाले पार्ट से डेल्टा एच आ गया, दूसरे वाले पार्ट में डेल्टा एच को पुट करके नया वेपर प्रेशर निकाल लिया, बिल्कुल सिंपल है, एक बार दोबारा करके देखोगे, हालांकि बहुत गंदी कैलकुलेशन है, तुम चाहो तो अवॉइड कर सकते हो बिकॉज मेंस लेवल पर तो यह सवाल नहीं पूछ सकता, बट फिर भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि वेपर प्रेशर का टेंपरेचर के साथ क्या रिलेशन है, हमने याद कर रखा है लॉग के P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, इस इक्वेशन को यूज करके ही मैं अपने इस तरह के किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूं, क्लियर है। अब इसको तुम लोग अपने आप सॉल्व करना भाई, जल्दी से बता दो क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, तुम समझ पा रहे हो तुम्हें क्या समझाया जा रहा है, हम उन लोगों से किसी भी तरह का कोई बात नहीं कर रहे हैं जो ये सोच रहे होंगे कि आप इस सवाल को सॉल्व करिए, सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं इस एक्सप्रेशन को यूज करा, डेल्टा एच बाय 2.303 आर की वैल्यू आ गई, और फिर दोबारा इसी एक्सप्रेशन को निकाला जिसमें सेकंड वाला वेपर प्रेशर दे रखा है, फर्स्ट वाला वेपर प्रेशर हमें दे रखा है, और हमें टेंपरेचर कैलकुलेट करना है, तो हमने नया टेंपरेचर कैलकुलेट कर लिया, क्लियर है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कैलकुलेट करने में, मानता हूं थोड़ा सा गंदा है, लेकिन सवाल सिंपल है, सवाल सिंपल है, सिर्फ गंदी गंदी, और तुम ये बताओ तुम्हारे एग्जाम में ये सवाल आ सकता है या नहीं, सर मेंस लेवल पे नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, इसलिए कि सर इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, अरे भाई कैलकुलेशन ज्यादा है वो तो मैंने बनाई है ना,
मैंने जबरदस्ती 1805 डिग्री और 1200 डिग्री न जाने क्या क्या ले रखा है। अरे सर मैं कैलकुलेशन को सिंपल कर देता हूं सर, यहां 1800 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 500 केल्विन कर दूंगा, यहां 400 केल्विन कर दूंगा, और यहां 2.5 एटीएम है, टॉर है, ये 0.1 टॉर। सर सिंपल है सर, आप कैलकुलेशंस को सिंपल बना सकते थे, लेकिन अननेसेसरी आपने सिंपल कैलकुलेशंस को बहुत गंदी कैलकुलेशन में कन्वर्ट किया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आपको दो अलग अलग टेंपरेचर्स पर वेपर प्रेशर गिवन है, तो आपने सबसे पहले लॉग वाले एक्सप्रेशन को यूज करके डेल्टा एच बाय आर की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद इस वैल्यू को आपने दोबारा इसी एक्सप्रेशन में पुट करके नया फाइनल टेंपरेचर कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? समझ में आ गया? ये बिल्कुल सीधा है। देखो ऐसा है कि अब मैं मानता हूं तुम में से बहुत सारे लोगों का मुंह बन रहा होगा, लेकिन एक बार जरा मेरी बात को समझोगे तो समझ जाओगे कि करना कुछ नहीं था, करना कुछ नहीं है। इस एक्सप्रेशन में आपको पहले P2 दे रखा है 1 एटीएम, P1 दे रखा है 0.1 एटीएम। टेंपरेचर P2 वाला कौन सा है सर? 1805, दैट इज 2078। और T1 वाला टेंपरेचर कौन सा है? 1879। इसको यूज करके क्या निकल आया? डेल्टा एच बाई 2.303। ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब सवाल भूल गए, ये वैल्यू आ चुकी, अब इसको भूल जाते हैं। नया सवाल क्या है? किस टेंपरेचर पर वेपर प्रेशर 2.5 होगा? तो अब आप इन दोनों वेपर प्रेशर में से कोई भी एक वेपर प्रेशर ले लीजिए, T1 टेंपरेचर वाला। तो मान लीजिए मैंने एक टेंपरेचर ले लिया 1805 वाला, जिसका वेपर प्रेशर 1 है, और दूसरा टेंपरेचर ले लिया T2 जिसका वेपर प्रेशर 2.5 है, और डेल्टा एच बाई 2.303 आप ऑलरेडी ले चुके हैं, अब वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आप दोबारा यहां पर पुट करके नया टेंपरेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? आप ये नया टेंपरेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, टफ बोल सकते हैं, मतलब आप पता नहीं, आप जैसे भी चाहें वैसे बोल सकते हैं। हाउ टू सॉल्व लॉग? आशु, अब लॉग के लिए तो आप देखो जनरली डेटा गिवन होता है, तो लॉग की वैल्यूज या एंटी लॉग की वैल्यूज गिवन आती हैं, लेकिन लॉग 2 क्या है, लॉग 3 क्या है, लॉग 4 क्या है, लॉग 5 क्या है, ये तुम्हें याद होना चाहिए, जो कि अच्छी तरह से याद करवाया जाता है। व्हाट इज बेस ऑफ लॉग ई? लॉग का बेस हमेशा 10 ही होता है बेटा, तो लॉग अगर लिखा है तो बेस 10 है, क्योंकि यहां 2.303 ऑलरेडी यहां यूज किया गया है। अगर ये 2.303 नहीं होता तो ये लॉग की जगह ln होता, जिसका बेस ई होता, नेचुरल लॉग कहते हैं। टॉर क्या है अभी बात करेंगे। सर प्लीज रिपीट। वंशिका रिपीट मत करवाओ भाई, मैंने देखो बहुत देर से, बहुत कई बार इस सवाल को बोल दिया। आप चाहें तो, अगर आपको लगता है बहुत गंदा सवाल है तो इसको शिवम, लॉग को सॉल्व करना मेरे बस की भी बात नहीं है। यहां पर आप समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए बहुत गंदा सा लॉग आएगा तो मैं एंटी लॉग याद करके थोड़ी ना आया हूं, मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरह के सवाल अगर हमारे एग्जाम में आते हैं तो वो लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज देगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। क्लियर है ना? कैसे पता किया सेल्सियस में सॉल्व करना है या केल्विन में? जानवी गलत बात है, पता नहीं चलता। ये एक्सप्रेशंस हमेशा केल्विन में ही लिखे जाते हैं। जब आप इसका डेरिवेशन करते हैं तो जो टी निकल के आता है वो केल्विन में ही होता है। ये डेरिवेशन के टाइम पर भी देखा जा सकता है और होता ही होता है। तो आप इस बात को याद करें, इस लॉग के एक्सप्रेशन में जो T1 T2 है वो हमें केल्विन में ही पुट कर रहे हैं। क्लियर है? प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं करेगी होगी टॉर में 10 की पावर नहीं, वो तो सेम है। हाउ टू सिंप्लीफाई लॉग? अभी क्या लॉग, अब देखो मैथ्स की बातें मत करो, लॉग सिंपल होगा, लॉग 2 आ जाएगा, लॉग 3 आ जाएगा, जिसको सॉल्व करना हमें आता है। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड आता है तो वो लॉग की और एंटी लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में ही देगा। ठीक है ना? सही है। ठीक है, अप्रोच इज अंडरस्टूड वेल बट कैलकुलेशंस, बिल्कुल सही है विशाल, मैं मानता हूं इस बात को कि इसमें कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है, बिल्कुल इस बात को मानता हूं, क्योंकि बहुत तगड़ी कैलकुलेशन इसके अंदर दिखाई देती है। तो लेकिन मैं तुमको इस तरह से बताना भी नहीं चाह रहा हूं, मतलब मैं इस सवाल को सॉल्व करवाने के लिए या करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस पूरी कैटेगरी पर जो सबसे मुश्किल सवाल बन सकता है, लेंथी सवाल, गंदा सवाल, क्या बन सकता है? दो अलग अलग टेंपरेचर पर वेपर प्रेशर्स की वैल्यू दे देगा, फिर आपसे कहेगा कि अगर मुझे अपना वेपर प्रेशर ये वाला चाहिए तो टेंपरेचर क्या होगा। तो आप इन दोनों टेंपरेचर्स और इन दोनों वेपर प्रेशर्स की मदद से सबसे पहले डेल्टा एच निकाल लीजिएगा, और उस डेल्टा एच को दोबारा यूज करके नया वेपर प्रेशर निकाल लीजिएगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था एकदम। क्लियर है? समझ में आ गया? सब लोगों को ये बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल, आगे चलते हैं, क्योंकि इस कैलकुलेशन पर बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करने की हमें जरूरत नहीं है, और आंसर मैंने तुम्हें दे रखा था। ठीक, चलिए अब जरा चैट बंद करते हैं, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। और वो इंपॉर्टेंट क्या है सर? जैसे कि आप बता चुके हैं कि आप किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वेपर प्रेशर एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। किस तरह से बढ़ेगा? आपको लॉग का फॉर्मूला भी आता है, कितना बढ़ेगा यह भी निकाल सकता हूं मैं। क्लियर है? अच्छा, यहां तक बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई भी आपसे वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कशन करेगा कि मुझे प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बारे में आपसे डिस्कशन करना है, तो आप उससे साफ कहिएगा, अरे हमसे ज्यादा तो तुम जानते ही नहीं होगे, क्योंकि हमें वेपर प्रेशर के बारे में, किसी भी प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। ठीक, अब वो ये कह रहा है
कि दो अलग अलग लिक्विड्स के वेपर प्रेशर को कंपेयर कैसे कर रहे हो, दो अलग अलग लिक्विड्स को। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि किसी भी इंडिविजुअल लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप दो अलग अलग लिक्विड्स लेके आते हैं तो क्या होगा। तो देखो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, हम एक लिक्विड के वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, यानी कोई भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसको डिफाइन कर चुके हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि मुझे दो अलग अलग लिक्विड्स के वेपर प्रेशर का के साथ डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले जो सिंपल कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है वो ये है कि किसी भी बर्तन के अंदर जब आप लिक्विड लेते हैं, किसी भी बर्तन के अंदर जब आप लिक्विड लेते हैं और वो वेपर में कन्वर्ट होता है, जब वो इवापोरेट करता है तो हो क्या रहा होता है। तो जरा तुम समझना इस बात को, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं। अब जो लिक्विड फेज होता है, दिस इज लिक्विड फेज, मान लीजिए दिस इज लिक्विड, और जब वो लिक्विड वेपराइज करता है तो किस फेज में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर फेज में। तो लिक्विड से वेपर बनने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हो क्या रहा है। तो अगर तुम सब लोग मेरी बात को एग्री करोगे तो लिक्विड से वेपर बनने के प्रोसेस में जो लिक्विड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच के जो फोर्स होते हैं वो फोर्स ब्रेक हो रहे होते हैं। मानते हो इस बात को। यानी मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ब्रेक होते हैं तो ये सिस्टम वेपराइज होने लगता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कुछ बातचीत होती है, जब यह बातचीत तोड़ी जाती है तो ये एक दूसरे से लगे हुए जो फोर्सेस हैं ये फोर्सेस ब्रेक किए जाते हैं, जिसकी वजह से सारे मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में ऐसे इधर उधर नाचने लगते हैं और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्या इस इतनी इंफॉर्मेशन से तुम्हें यह बात समझ में आ पा रही है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है लिक्विड फेज में तो उनका वेपर फेज में कन्वर्ट होना मुश्किल हो जाएगा। बताओ समझे मेरी बात को। यानी अगर इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये जो आपने दिखाया दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कहां पर, इन लिक्विड फेज। यानी जब वो लिक्विड फेज में है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर, ये जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उन मॉलिक्यूल्स का वेपर फेज में कन्वर्ट हो पाना उतना ही ज्यादा होगा। मेरी बात मानते हो। यानी एक चीज तो कन्वर्ट क्लियर हो गई, मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, lesser will be the tendency of those molecules to leave the surface of liquid। बताओ समझे। यानी जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ही कम टेंडेंसी होगी कि वो मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जा सकें, क्योंकि वेपर फेज में उनके बीच में किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इससे क्या पता चलता है सर? इससे पता चलता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो लिक्विड्स हैं, एक ऐसा लिक्विड है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर ज्यादा है और एक ऐसा लिक्विड है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर कम है, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? अरे सर ये तो बड़ा घटिया सवाल हो गया। सर अगर आप एक फिक्स टेंपरेचर की बात करते हैं तो किसी भी एक टेंपरेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर कम होता है। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी अगर मैं इस बात को बहुत सिंपल भाषा में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर अगर बढ़ा, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर अगर बढ़ता है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा। बताओ सब लोग इस बात को एग्री करते हैं? क्लियर है ये वाली बात? यानी अगर आपसे कहा जाए कि सर एक दो लिक्विड्स के वेपर प्रेशर को कंपेयर करके बताइए, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि दो लिक्विड्स का वेपर प्रेशर सर कंपेयर करने में सिर्फ एक ही फैक्टर काम आने वाला है, वो ये है कि वो दोनों लोग एक तो सेम टेंपरेचर पर हो, पहली बात, क्योंकि टेंपरेचर के बदलने से भी वेपर प्रेशर बढ़ता है।
ठीक है, तो वो कह रहा नहीं नहीं मुझे दोनों के टेंपरेचर सेम दे रखे हैं, दोनों लोग सेम टेंपरेचर पर हैं, अब बताइए वेपर प्रेशर कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो आप क्या बताएंगे, जिस लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर ज्यादा है, उन लिक्विड के वेपर फेज में कन्वर्ट होने की संभावनाएं कम होंगी और उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी कम कंसीडर किया जाएगा। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई, अगर मैं दो अलग अलग लिक्विड्स की बात करता हूं तो उन दो अलग अलग लिक्विड्स में वेपर प्रेशर जो होगा एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर टी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर में। यानी अगर एक सीधी सी बात बोली जाए तो वो ये एक लिक्विड ये ले लेते हैं, एक लिक्विड ये ले लेते हैं, क्लियर है? एक लिक्विड ये ले लिया गया, एक लिक्विड ये ले लिया गया। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इन दोनों लिक्विड्स के बारे में आपको कुछ बात करनी, तो मैंने कहा ठीक है, एक लिक्विड ये ले लिया जाए और एक लिक्विड मान लीजिए ये ले लिया जाए, ये दो अलग अलग लिक्विड्स। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर मुझको यह पता चल जाए कि यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर है और जो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर है, यानी यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर है और यहां पर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर, अगर वो किसी तरह से भी पता चल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। तो वो अगर मुझे सवाल में ये बोल दे कि भाई साहब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो अगर मुझे किसी तरह से यह पता चल जाए कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज F1 और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर है दैट इज F2, तो अगर किसी तरह से यह पता चल जाए कि जो F2 की वैल्यू है, सपोज ऐसे मान रहा हूं मैं, सपोज F2 इज ग्रेटर देन F1, मान लीजिए F2 की वैल्यू F1 से बड़ी, यानी इस लिक्विड के अंदर ये जो लिक्विड A है हमारा और ये है हमारा B लिक्विड, यानी साफ समझ में आता है B लिक्विड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर अगर ज्यादा है एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर, यानी दोनों लिक्विड्स किस टेंपरेचर पर हैं? द टेंपरेचर इज फिक्स एंड दैट इज T। यानी अगर दोनों लिक्विड्स टी टेंपरेचर पर हो और आपसे यह पूछा जा रहा हो कि भाई साहब मुझे यह बताइए कि किस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है और किसका वेपर प्रेशर कम है, तो आप क्या जवाब देंगे? जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर ज्यादा होता है वहां पर लिक्विड का वेपर फेज में उड़ पाना मुश्किल हो जाता है। अरे भाई लिक्विड के मॉलिक्यूल चिपक के रहेंगे तो आप वेपर में कैसे कन्वर्ट होंगे? वेपर में कन्वर्ट होना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ सिंस F2 इज ग्रेटर देन F1, तो साफ समझ में आता है F2 का उड़ना मुश्किल होगा, F2 का वेपर प्रेशर कम होगा, यानी इसमें कोई शक नहीं है। At temperature T, vapor pressure of B liquid is less than vapor pressure of A liquid। बताओ जल्दी से बता दो, क्या ये वाली बात समझ में आ गई? क्लियर है ये? यानी एक चीज तो क्लियर है सर, आप बता रहे थे टेंपरेचर अगर कांस्टेंट होगा तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगा, बिल्कुल, लेकिन तब मैं एक लिक्विड की बात करता था। किसी भी एक लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेंपरेचर। लेकिन जब आप दो अलग अलग लिक्विड्स की बात करते हैं तो सर अगर उन दोनों लिक्विड्स का टेंपरेचर सेम है तो उनका जो वेपर प्रेशर है वो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स उतना चिपके रहेंगे, और अगर वो चिपके रहेंगे तो उनका वेपर फेज में कन्वर्ट होना मुश्किल हो जाएगा, वेपर का प्रेशर पक्का कम निकल के आएगा। क्लियर है? और अगर वेपर प्रेशर आपका कम निकल के आ रहा है तो ये आप आसानी से इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर से कंपेयर भी कर सकते हैं। जल्दी से बताओ क्या ये वाली बात समझ में आ गई? फटाफट, यहां तक की बात क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया ये? अब सिर्फ एक बात आती है, एक बात क्या निकल के आती सर? एक बात ये निकल के आती है सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर का कैसे अंदाजा लगाया जाएगा? तो देखो मैं ऑब्वियसली अब सारी बातें पूरी केमिस्ट्री की कहानी एक बार या शुरू में ही कवर नहीं की जा सकती, तो आपको बहुत सारी चीजें हैं धीरे धीरे करके आप पढ़ते रहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तमाम चीजें धीरे धीरे, और तब जाके आपका डेटाबेस स्ट्रांग होगा। फिर भी हम एक रफ एक्सप्लेनेशन या एक रफ आइडिया तुम लोग को दे सकते हैं, तो वो भी तुम आराम से समझ लेना। बट दिमाग में एक चीज तो क्लियर कर लो कि अगर उसने मुझको कह दिया कि भैया ऐसा है, ये एक ऐसा लिक्विड है जिसमें मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस तगड़े हैं और ये एक ऐसा लिक्विड है जिसमें मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस फर्जी हैं, तो बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? तो आप बता दीजिएगा जहां पर भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन लिक्विड फेज में फर्जी है वहां पर वेपर ज्यादा बनेगी और वहां पर वेपर प्रेशर पक्का पर्टिकुलर टेंपरेचर पर ज्यादा ही देखने को मिलेगा। क्लियर? समझ में आ गया सबको? ये वाली बात समझ में आ गई? शाबाश। नहीं इसमें तो रिपीट करने वाली बात ही नहीं है ना, रिपीट करने वाली तो कोई कहानी नहीं है, बहुत सीधी सी बात है। बाकी ये कि हाँ केमिकल बॉन्डिंग में भी ये किया होता है तुम लोगों ने,
है ना, ये केमिकल बॉन्डिंग में ये वाला काम तुमने किया होता है। तो हम इसी को लेके जरा सी छोटी सी बात बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर्स हैं, मैंने एक जनरल बात बोल दी। जनरल मतलब मुझे इतनी सारी चीजों की यहां जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर के बारे में बात करनी है तो चलो सारे फोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन हमारे मतलब का इस चैप्टर में जो मेन 3 फोर्सेस हैं उनका सीक्वेंस मुझे पता होना चाहिए। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। आयनिक फोर्स, सबसे पहले आयनिक फोर्स की बात कर रहे हैं कि आयनिक फोर्स जो होगा वो आयंस के बीच में लगने वाला फोर्स होगा और ये सबसे ज्यादा मजबूत माना जाएगा। यानी अगर कहने की बात करें तो सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा या सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग फोर्स होगा वो आयंस के बीच में लगने वाला फोर्स होगा। और दैट इज क्वाइट लॉजिकल। व्हाई? बिकॉज आयनिक फोर्सेस आर फोर्सेस बिटवीन द टू फुल फ्लेज चार्जेस, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, कैटायन एंड एनायन। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आप प्रॉपर तरीके से कैटायन और एनायन के बीच के फोर्स की बात कर रहे हैं। दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर। इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर सर, दैट इज आयनिक फोर्स, जो कि बहुत तगड़ा माना जाता। फिर आता है आयन डाइपोल, यानी एक आयन का डाइपोल के साथ। तो मान लीजिए एक आयन Na+ ले लेते हैं और कोई भी एक पोलर मॉलिक्यूल ले लेते हैं, सपोज पानी। तो इस आयन और इस डाइपोल के बीच में लगने वाला फोर्स आयन डाइपोल फोर्स माना जाता है, जो कि काफी तगड़ा माना जाता है। तीसरे नंबर पर जो साहब आते हैं वो आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना शायद तुम लोगों को आइडिया है कि सर जैसे पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक मजबूत फोर्स की कैटेगरी में आता है। यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर है उसमें सबसे मजबूत आदमी कौन है? आयनिक फोर्स। सर मुझे इससे मतलब नहीं सर, आयंस थोड़ी ना लेके आते सर, मैं तो लिक्विड की बात कर रहा हूं, लिक्विड में थोड़ी ना आयन होते हैं सर। आयन डाइपोल सर मुझे इससे भी मतलब नहीं है, बट सीक्वेंस की अगर आप बात करें तो सर ये सीक्वेंस चलता है। उसके बाद नंबर आता है डाइपोल डाइपोल का, यानी ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जिनमें पोलैरिटी है और वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं डाइपोल की वजह से। अगर कोई एक सिंपल एग्जांपल ले ले, मान लीजिए यही ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ऐसे सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मेरे मुझे लगता है केमिस्ट्री तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमने काफी हद तक पढ़ी है, तुम सब ये समझ जाओगे। मैं अननेसेसरी परेशान हो रहा हूं कि तुम्हें शायद समझ में ना आए ये वाली बात। मेरे ख्याल से सब लोग एग्री करेंगे सर, ये डेल प्लस और डेल माइनस सर आपस में इंटरैक्ट करते हैं सर, और इस डेल प्लस डेल माइनस के इंटरैक्शन को डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन के नाम से जाना जाता है सर। दिस इज अ डाइपोल एंड दिस इज ऑल्सो अ डाइपोल एंड द इंटरैक्शंस बिटवीन टू डाइपोल्स इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्लियर? लेकिन सर ये मजबूत नहीं है सर, ये मजबूतों में तो सर यही है सर। उसके बाद इसका नंबर आता है सर, और उसके बाद अगर आप बात करें जहां डाइपोल डाइपोल खत्म हो जाता है वहां डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का नंबर आता है। यानी डाइपोल डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि अगर मान लीजिए मैं एक डाइपोल लेके आता हूं, मान लीजिए पोलर मॉलिक्यूल पानी, और इसके साथ एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल रख दूं, तो ये पानी, मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। अगर तुम्हें नहीं आता है तो वहां जाके दोबारा पढ़ना। पानी और इस ब्रोमीन के बीच में एक डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच का इंटरेक्शन लगता है। जब पानी इस ब्रोमीन के पास आता है तो वो इस ब्रोमीन के अंदर पोलैरिटी डेवलप करता है, और इस पोलैरिटी की वजह से ये पानी और इस ब्रोमीन के बीच में इंटरेक्शन डेवलप होता है। यानी पानी इसको, इस ब्रोमीन को इंड्यूस्ड डाइपोल बना देता है, और तब ये डाइपोल उस इंड्यूस्ड डाइपोल के साथ इंटरैक्ट करता है। लेकिन ये कमजोर बॉन्ड है सर, ये कमजोर बॉन्ड है, कमजोर इंटरेक्शन। और जो सबसे कमजोर इंटरेक्शन है वो है वैंडर वॉल इंटरेक्शन, जो कि सिर्फ मासेस की वजह से डेवलप होता है। यानी डेवलप्स ड्यू टू, इट डेवलप्स, तुमने पहले पढ़ रखा है, डेवलप्स ड्यू टू मॉलिक्यूलर मास। यानी जो सबसे कमजोर इंटरेक्शन है वो वैंडर वॉल इंटरेक्शन। लेकिन ये सर इतने सारे इंटरेक्शन हमें थोड़ी ना कंपेयर करने हैं। जो हमारे मतलब के इंटरेक्शन है मैं सबसे पहले वो बताता हूं। जो हमारे मतलब के इंटरेक्शन होंगे, जो हमें याद रखने वो क्या है सर? हमारे मतलब के इंटरेक्शन में सबसे पहले आएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे लिए सबसे ऊपर आ गई, लिक्विड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। फिर सर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखाई दे सकता है।
सेकंड नंबर पर, और फिर आपको वैंडर वॉल इंटरेक्शंस दिखाई दे सकते हैं, वैंडर वॉल इंटरेक्शंस दिखाई दे सकते हैं इस जगह पर। यानी मुझे एटलीस्ट इन तीन लोगों के बारे में आइडिया होना चाहिए कि सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फिर डाइपोल डाइपोल होगा, और फिर वैंडर वॉल इंटरेक्शन होगा। मेरे लिए इस बात को याद करना यह ज्यादा जरूरी है, और मैं इसी वजह से इसको खूबसूरत बात की कैटेगरी में डालता हूं। दिस इज खूबसूरत बात। यानी मुझे इस चैप्टर में, ऑब्वियसली मैंने सारी बातें लिख दी, मतलब मैं नहीं चाहता था कि कोई बात छोड़ूं, तो मैंने ये बात पूरी कर दी एकदम कि दुनिया भर के इंटरेक्शंस होते हैं, 6 तरह के मेन इंटरेक्शंस हैं जो मॉलिक्यूल्स लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल या आयनिक लेवल पर दिखाई देते हैं। उनमें सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग आयनिक फोर्स होता है, उसके बाद आयन डाइपोल होता है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड, एंड लास्ट विल बी वैन डर वाल। ये मैंने लिख दिया। बट हमारे इस चैप्टर से अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में मेनली लिक्विड लेवल पर या मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर मैं डिस्कशन करूं तो जो इंटरेक्शंस हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखाई देगा, और वैन डर वाल इंटरेक्शन दिखाई देगा। ऐसे में मुझे इनके ऑर्डर दिखाई देता है, अभी मैंने लिखा ही था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, फिर डाइपोल डाइपोल है, और उसके बाद वैन डर वाल इंटरेक्शन है जो कि मासेस के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी एक चीज तो यहां से बहुत क्लैरिटी से हमें समझ में आती है। दूसरी चीज, एक चीज और भी समझ में आती है क्या, अगर आप पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर ज्यादा होता है। यानी अगर आप चाहें तो यह बात यहां पर मेंशन कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर किसके अंदर, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर किसके अंदर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। बताओ मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं। यानी नॉन पोलर अगर मॉलिक्यूल है तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो पोलर मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पक्का ज्यादा होगा ही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इसको भी आप खूबसूरत बात की कैटेगरी में डाल सकते हैं। चलिए ये भी खूबसूरत बात की कैटेगरी में चला गया। और तीसरी खूबसूरत बात यह है कि फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तब क्या होगा, फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मोर द वैन डर वाल, मोर द साइज सरफेस एरिया, more will be the force of attraction, more will be the force of attraction, जिसको आप क्या कहते हैं, वैन डर वाल फोर्स। इस फोर्स को क्या कहते हैं, वैन डर वाल फोर्स, जो कि अभी आपने लिखा था मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, यानी साइज और सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ऐसे में उसका वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। लेकिन ये कब देखने को मिलेगा, ये कब देखने को मिलेगा, ये तब देखने को मिलेगा जब आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कंपैरिजन की बात कर रहे होंगे। यानी बहुत सिंपल और बहुत डिटेल्ड डिस्कशन में इन्वॉल्व है। और यह कहा जा रहा है कि अगर आप किसी एक लिक्विड की बात करें तो उस एक लिक्विड में तो जो भी फोर्सेज है वो है, तो उसका वेपर प्रेशर कौन डिसाइड करेगा, सर टेंपरेचर डिसाइड करेगा। टेंपरेचर बढ़ाइए वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, टेंपरेचर घटाइए वेपर प्रेशर घट जाएगा। कैसे डिपेंड करेगा, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, सब आता। ठीक, अब आप एक की जगह दो लिक्विड ले आए, अब इन दोनों के वेपर प्रेशर को कैसे कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों के वेपर प्रेशर में सीधी सी बात क्या निकल के आती है, अगर दोनों का टेंपरेचर सेम है तो ऐसे में वेपर प्रेशर जो है वो इन मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर इंटरैक्टिव फोर्सेस लगेंगे, वेपर में कन्वर्ट हो पाना लिक्विड का बहुत मुश्किल होता जाएगा और वेपर प्रेशर डिप कर जाएगा। यहां तक ठीक है। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि सर अब किसका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा है, किसका कम, तो उसके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन यह है जो मैंने सबसे ऊपर लिखी है। हाइड्रोजन पोलर मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से हमेशा ज्यादा होता है, पहली बात। अगर आप पोलर मॉलिक्यूल्स में कंपेयर करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेटिंग इफेक्ट है एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल। ठीक है। अगर आप वैन डर वाल फोर्सेस को कंपेयर करना चाहते हैं तो जितना ज्यादा आपका साइज सरफेस एरिया या मॉलिक्यूलर वेट होगा, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा, आपके मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा चिपकेंगे, उनका उड़ पाना उतना ही मुश्किल होगा, उनका वेपर प्रेशर उतना ही कम माना जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात को। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मतलब मैं तुम्हें बता दूं फिर वही बोलूंगा, आप किताबें पढ़ लीजिएगा, छान लीजिएगा, जो भी कुछ आपको करना है कर लीजिएगा, लेकिन जिस लेवल पर हम, जिस माइन्यूट डिटेल्स के साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा।
नॉर्मली इस तरह की बातें मैं क्लास में करता नहीं हूं, क्योंकि बच्चे खुद ही इस बात को एग्री करते हैं और वो खुद ही जगह जगह जाके लिखते हैं, जगह जगह जाके कि सर किस डिटेल में पढ़ा रहे हो, सर किस डिटेल में जा रहे हो और कहां तक जा रहे हो। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि माहौल कुछ इसी टाइप का है कि अपने बारे में भी बोलना पड़ता है। तो हम तुम्हें बता रहे हैं कि आप तसल्ली से इसको करें, बहुत ध्यान से पढ़ें, नोट करें, ये ना सोचें कि सर क्या कर रहे हो, सर इसकी क्या जरूरत ना। हमें भी नहीं पता ना जरूरत किसकी, हमें क्या पता तुम क्या पूछ लोगे यार, एग्जाम में क्या आ जाएगा क्या नहीं आ जाएगा, मुझे क्या पता। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि सबसे पहले एक लिक्विड से बात करते हैं वेपर प्रेशर का क्या मतलब है, और उससे पूछते हैं तेरा वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है और कैसे निकाला जाता है। मैंने सब याद कर लिया। अब मैंने कहा तू अलग चला जा, अब तेरे साथ दूसरा लिक्विड लेके आता हूं, अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करूंगा, तो इन दोनों का कंपैरिजन में टेम्परेचर आएगा। हाँ, टेम्परेचर तो हमेशा ही रहेगा ना सर, टेम्परेचर को चेंज करने से वेपर प्रेशर तो चेंज होता ही है, उसको क्या सोचना सर इन दोनों में। लेकिन और एक फैक्टर है सर, वो है इंट्रैक्शंस। तो वो इंट्रैक्शन तो पहले भी था, लेकिन तब वो लिक्विड अकेले था ना। अब आप ये नहीं कह सकते ना तुम्हारा इंट्रैक्शन ज्यादा है या कम है, जो हूं मैं हूं। मेरा वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर, बात खत्म। लेकिन इन दोनों का वेपर प्रेशर किनके ऊपर डिपेंड करेगा, सर टेम्परेचर तो वो फैक्टर है ही, साथ ही साथ इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के फैक्टर। यानी जिस लिक्विड में मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर कम है, और जिसका मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन कम है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। और वो इंट्रैक्शन डिसाइड करने के लिए मैंने तुम्हारे सामने एक सिंपल चार्ट रख दिया। इतनी इंफॉर्मेशन को यूज करके कम से कम अपने लेवल पर आने वाला किसी भी थ्योरेटिकल सवाल का जवाब दे सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल। कंपेयर द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड वाटर। कंपेयर द वेपर प्रेशर ऑफ CaCl3 and H2O एट टेम्परेचर T। चलिए चेक करते हैं एक बार, जरा तुमसे चैट खोल लेते हैं, पता कर लेते हैं जिंदा हो या वेपराइज हो गए। वाटर किडनैप, बहुत बढ़िया। देखो मैं फिर वही बोलूंगा यार, जिसको जहां तक समझना समझे, लेकिन उल्टी सीधी बातें ना करना, है ना। उल्टी सीधे मतलब का ये होता है ना, जैसे कुछ लोगों का जब कमेंट्स पढ़ते हैं ना, तो कई बार कमेंट्स आते हैं, जैसे तुम्हारे ऐप वैप पर भी कमेंट्स आते हैं, यार पता नहीं क्या पढ़ा दिया, जरूरत क्या थी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और बहुत बोरिंग सा हो जाता है। यार तुम समझो बात को, जब 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 तक सर में दर्द नहीं, आप समझ रहे, पढ़ते वक्त जब तक आंखें ऐसे ना हो जाए, सर में दर्द ना हो जाए, वो कैसी पढ़ाई है मुझे समझ में नहीं आता। वो कैसे एक बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, ये कैसे हो सकता है, वो ये कैसे कह सकता है क्लास खत्म होने के बाद मजा आ गया सर, बैंड बजा दी हमने, दुनिया जीत ली। यार ये क्या कर रहे हो भाई, जेई की तैयारी चल रही है, एक अलग लेवल पर डिस्कशन चल रहा है, और तुम क्लास खत्म होने के बाद खुश हो। ये तो नहीं हो पाता भाई, हमने तो ये नहीं, हमने नहीं देखा था ये। हाँ, ये अलग बात है कि भाई हम यहां पर कुछ तुम्हें कुछ खुश करने के लिए कुछ करें तुम्हारे साथ, वो अलग बात है कि सर जरा सा गाना सुना दीजिए सर, सर जरा दो ठुमके लगा देते तो मजा आ जाता सर, है ना, थोड़ा सा एक आधे मीम मीम दिखाइए सर, कुछ एक आधे वीडियो वीडियो चलाइए तब मजा आए। देखो ये सब तो तुम बेकार की बातों के चक्कर में पढ़ो, इन चक्करों में तो पढ़ो ही मत, पहली बात, क्योंकि ये तो तुम खुद भी कर लेना, ठीक। हाँ, क्लास खत्म होने के बाद कुछ ऐसा माहौल होना चाहिए यार, क्या था यार, एक बार फिर से दोबारा रिवाइज करें, फटाफट रिवाइज, मतलब सर एक एंथू क्लास खत्म होने के बाद, अब खुशी नहीं, उस चीज को दोबारा पढ़ने का एक एंथू होना चाहिए। अरे यार कुछ ऐसी चीजें थी जो समझ में कम आई थी भाई, अभी भूल जाऊंगा, जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूं। जब तक ये एंथू नहीं आएगा ना, तब तक क्या तैयारी हो रही है हमें नहीं पता थी। तो इसलिए भाई ऐसा है, हमें तो एक चीज क्लियर है, अच्छा लगना एक अलग चीज होती है सर, हमें अच्छा लगा सर, आप ये बातें कर कर, ये बातें सीख कर हमें अच्छा लगा, ये एक अलग चीज। लेकिन सर आज मजा आ गया सर, क्या मजेदार क्लास थी सर, क्या मजे हुए, क्या हंसी मजाक ठाक, यार ये क्या बेकार की बातें हैं, इसलिए तो बेकार की बातें, इस चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ो, कोशिश करो, जम के मेहनत करेंगे, जम के कोशिश करेंगे, रात दिन एक कर देंगे। और अभी ये डिसाइड कर पाना तुम्हारा खुद के लिए, सर पता नहीं हम कर पाएंगे या हमसे होगा कि नहीं, सब बेकार की बातें, चलने दो भाई, बहुत टाइम, अभी कौन डिसाइड कर रहा है किसका होगा किसका नहीं होगा, सब बात में देखें। शाबाश, चलिए बहरहाल कंपेयर द वेपर प्रेशर ऑफ CaCl3 एंड H2O, बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे जवाब भी लिख रहे हैं। CaCl3 के बारे में अब थोड़ा सा, अब इसमें क्या बोलूं मैं, थोड़ी बहुत तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आइडिया होना चाहिए। CaCl3 इज दिस क्लोरोफॉर्म, तो मेरे ख्याल से सब लोग एग्री करेंगे कि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बकवास भी नहीं करूंगा। दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, क्लियर है।
तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी एक पोलर मॉलिक्यूल और इस क्लोरोफॉर्म के दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कहीं ना कहीं तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा ही होगा। बताओ मेरी बात मानते हो? सर इनके बीच में कहीं ना कहीं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो है ही। सर दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज ऑल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल। क्यों है पोलर मॉलिक्यूल? सर वो दिखाई दे रहा है सर, इसमें इतना दिमाग लाने की जरूरत नहीं है सर। क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो मस्त इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा सर, यहां पर डेल प्लस होगा सर। ये पोलर मॉलिक्यूल है सर, पोलर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस डेवलप होगा। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे क्लोरोफॉर्म में डीपी डीपी इंटरेक्शन है। बिल्कुल सही है, क्लोरोफॉर्म में डीपी डीपी इंटरेक्शन है, बिल्कुल सही। लेकिन सर अगर आप पानी की बात करें तो, अरे सर अभी तो बात हुई थी सर, पानी वो खूबसूरत इंसान है जिसमें क्या चल रहा है सर? पानी वो खूबसूरत इंसान है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मैं नहीं बताऊंगा, ये सब पढ़ा हुआ है। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और तुमको क्या बताया गया है कि सिंस एचबी डोमिनेट्स ओवर डीपीडीपी, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक फिक्स टेंपरेचर पर एचबी का जो वैल्यू है वो डीपीडीपी से ज्यादा है, यानी पानी में इंट्रैक्शन ज्यादा है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स का उड़ पाना मुश्किल हो जाएगा सर। पानी का वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर फिक्स टेंपरेचर पर क्लोरोफॉर्म से कम हो जाएगा सर। यानी इसका कोई दो राय नहीं है कि जब वेपर प्रेशर, यानी इससे फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया? वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ H2। जल्दी से बताओ क्या मेरी ये बात तुम तक पहुंच गई? दिस इज द आंसर एट टेम्परेचर T। क्लियर? समझ में आ गया भाई? शाबाश। शाबाश, बहुत बढ़िया। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? सर वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का ज्यादा होगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो कम है सर, क्योंकि वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है। और पानी में सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होती है सर, तो पानी के मॉलिक्यूल्स उसके सरफेस को छोड़कर इवापोरेट मुश्किल से कर पाते हैं, जिसकी वजह से पानी का वेपर प्रेशर वो कम माना जाता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए चैट ऑफ कर देते हैं, फटाफट अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट शुरू होने जा रहा है और वो ये है, बहुत ध्यान से सुनना है सब लोगों को। वेपर प्रेशर की पूरी कहानी हम समझ रहे हैं, वेपर प्रेशर के बारे में पूरी इत्तला हमें मिल गई है। लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे निकाला जाता है, हमने वेपर प्रेशर के बारे में सारी बातें कर ली। दो लिक्विड्स के वेपर प्रेशर को कैसे कंपेयर किया जाता है, दो लिक्विड्स का वेपर प्रेशर अलग अलग क्यों होता है, वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब आते हैं काम की बात पे। सर ये सारी बातें जो आप कर रहे थे ना, ये लिक्विड से रिलेटेड थी, प्योर लिक्विड से रिलेटेड थी। अब सर मैं सॉल्यूशंस के बारे में बात करने जा रहा हूं सर, यानी अब मैं दो लोगों को मिलाऊंगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यह है वो टॉपिक जिस पर बढ़ बढ़कर भर भर कर सवाल आते हैं, एंड दैट इज वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन। तो सब लोग सबसे पहले तो आंख बंद करके इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दें, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, जो कि ट्रेडिशनल सवालों को बनाता है, जो भर भर कर हमसे हर साल पूछे जाते हैं। यानी मैं सबसे पहले सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर के बारे में बात करने जा रहा हूं। क्लियर? पहले केस को बनाता हूं। पहला केस वो सॉल्यूशन बनाया जा रहा है जिसमें सॉल्यूशन कैसे बनता है भाई? सर सॉल्यूशन है बन गया तो सर दो लोगों को आप घोलेंगे, वही तो सॉल्यूशन बनाएगा। तो सर इस बार जो पहला केस है वो ये है कि जिस चीज को आप घोल रहे हैं दैट इज सॉल्यूट, वो नॉन वॉलेटाइल है। समझना जरा, रुक जाओ, तसल्ली रखो, सब सारी बात करेंगे। यानी जो पहला केस हमने बनाया है, हम सॉल्यूशंस की बात करने जा रहे हैं, और सबसे पहला केस क्या बना रहे हैं कि वो सॉल्यूशन जिसमें घोलने वाला आदमी वो नॉन वॉलेटाइल है और जिसके अंदर घोला जा रहा है दैट इज सॉल्वेंट, वो मेरा वॉलेटाइल है। सर क्या वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल क्या बकवास कर रहा है? मैं बताता हूं। वॉलेटाइल चुपचाप कोने में लिख रहे हैं, बिल्कुल उल्टी सीधी बात नहीं करेंगे, चुपचाप जाके कोने में बात कर लेंगे। वॉलेटाइल का मतलब है, वॉलेटाइल का मतलब है जो उड़ता है, जो उड़ता है।
यानी जिसका वेपर प्रेशर जीरो नहीं होता। और जो नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, जो नहीं उड़ता, जो उड़ नहीं पाता, उसका वेपर प्रेशर क्या है? जीरो। सबसे पहले तो ये बात चुपचाप गांठ बांध लेते हैं कि सर ये है कहानी हमारे वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल वर्ड की। वॉलेटाइल का मतलब है वॉलेटाइल, वॉलेटाइल यानी जो उड़ता है, और जो उड़ेगा उसका वेपर प्रेशर तो जीरो हो ही नहीं सकता। और जो नहीं उड़ता है, नॉन वॉलेटाइल है, सर उसका वेपर प्रेशर जीरो होता है। वेपर फेज में उसका वेपर प्रेशर जीरो होता है। जैसे कि सर एग्जांपल ले लीजिए, अरे भाई चीनी को पानी में घोलोगे तो जब उड़ेंगे तो कौन उड़ेगा? सर चीनी नहीं उड़ती, नमक नहीं उड़ता, उड़ता हमेशा सॉल्वेंट है। यानी जब आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो एक खूबसूरत सोल्यूशन तैयार होता है जिसको शिकंजी कहा जाता है। उस शिकंजी का जो वेपर प्रेशर है वो एक्चुअली बनता किस वजह से है? वो उस पानी के उड़ने से ही तैयार होता है। शिकंजी के अंदर का पानी, नमक या चीनी इवापोरेट नहीं कर सकती क्योंकि वो लोग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट होते। यानी मैं सबसे पहले उस सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। और तुम टेंशन मत लेना, सवाल जब भी आता है वो लिख के दे देता है कि एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में घोला गया है। क्लियर? यानी कि जो पहला केस है मेरा वो ये है कि वॉलेटाइल सोल्यूट को, सॉरी, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व करते हैं तो अब इस सोल्यूशन का जो सोल्यूशन तैयार हुआ है इसका वेपर प्रेशर पहले तो ये तय करते हैं कि इसके वेपर प्रेशर पर क्या असर पड़ता है। शुरू में इस लिक्विड का वेपर प्रेशर था, याद है? हर लिक्विड का पर्टिकुलर टेंपरेचर पर वेपर प्रेशर होता है, हम बात कर चुके हैं। लेकिन जब आप इसी लिक्विड में चीनी घोल देते हैं तो अब जो नया वेपर प्रेशर तैयार होता है, वो नया वेपर प्रेशर जो है उसका इस वेपर प्रेशर से क्या रिश्ता है, सबसे पहले ये निकालते हैं। सर एक सेकेंड, मुझे आप ये बताइए सबसे पहले कि ये जो लिक्विड, दिस इज प्योर लिक्विड, सपोज पानी, ठीक? तो इस पानी का अपना एक वेपर प्रेशर है, बिल्कुल सही है सर। वेपर बनेंगे सर एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर। पानी का अपना एक इक्विलिब्रियम, पानी का अपना एक वेपर प्रेशर है जो कि ऑब्वियसली सर इक्विलिब्रियम सेट करेगा। सर ये आपका एक इक्विलिब्रियम बनेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, ये एक इक्विलिब्रियम है। सब बात हो चुकी है हमारी। यानी इस बार जो इक्विलिब्रियम बन रहा है वो ये, ठीक है? अच्छा, जब आप इसके अंदर चीनी डाल देंगे तो क्या होगा? जब आप चीनी डाल देंगे तो सर चीनी डालने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, लेकिन उड़ेगा कौन? सर उड़ेगा तो अब भी पानी, सर अब भी पानी ही उड़ेगा सर, कुछ नया थोड़ी ना सर, चीनी थोड़ी ना उड़ जाएगी, यानी अभी भी पानी ही उड़ेगा सर। और इसका मतलब यह हुआ कि इस बार भी जो इक्विलिब्रियम बनेगा, हां सर इस बार भी इक्विलिब्रियम बनेगा, बिल्कुल सही। यानी इस टाइम पर इक्विलिब्रियम पर जो भी वेपर्स का प्रेशर होगा वो इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, और इस टाइम पर जो इक्विलिब्रियम पर वेपर का प्रेशर होगा वो इस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा। क्लियर है ये? सर ये बताइए, क्या दोनों जगह इक्विलिब्रियम बन रहा है? हां। क्या दोनों जगह टेंपरेचर भी सेम? हां। तो सर कल तो आपने बताया था इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट एंड द शेप, एनी बेनी जो भी कुछ बकवास है, इफ द टेंपरेचर इज सेम एंड देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम, इन दैट केस वेपर प्रेशर इज सेम। इसका मतलब यह हुआ कि सर इस प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है जिसको आप पी नॉट कह रहे हैं, और इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है जिसको आप पी एस कहते हैं, सर पी नॉट और पी एस तो सेम होने चाहिए बिकॉज टेंपरेचर इज सेम। यानी कि अगर ये दोनों सिस्टम सेम टेंपरेचर पर लिए गए हैं तो इक्विलिब्रियम बनते ही सर मेरा तो वेपर प्रेशर सेम ही आना चाहिए। कल यही तो बात हो रही थी सर, आपने आधा घंटा इस बात को समझाया। एक सेकंड, यही तो ट्विस्ट है, यही तो ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है सर? मैं बताता हूं। ट्विस्ट ये है कि जरा मुझे ये बताओ, जो पहला वाला सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम बना रहा है, हाँ, किन दोनों लोगों के बीच में इक्विलिब्रियम बन रहा है? सर वेपर फेज में और लिक्विड फेज में, सही है। यहां पर जो इक्विलिब्रियम बन रहा है वो किन लोगों के बीच में बन रहा है? सर वेपर फेज में और लिक्विड फेज में ना। अंतर क्या? जो पहला वाला इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम है लिक्विड और वेपर के बीच में, बिल्कुल सही। लेकिन जो दूसरा वाला इक्विलिब्रियम है, बहुत ध्यान से देखना, वो सॉल्यूशन और वेपर के बीच में। अब पता नहीं तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम कितना आता है, यह चीज सिर्फ अभी के लिए तुम्हें मैं इतनी बात बोल सकता हूं, दे आर डिफरेंट इक्विलिब्रियम्स, दे आर डिफरेंट इक्विलिब्रियम। ये अलग अलग इक्विलिब्रियम है, और अगर ये अलग अलग इक्विलिब्रिया हैं
दे हैव डिफरेंट के वैल्यूज, इनकी के वैल्यूज अलग अलग होंगी एट सेम टेम्परेचर। यानी दोनों बातों को समझने की कोशिश करना। कुछ बच्चे कहते हैं सर कल तो आप ये कह रहे थे कि अगर टेम्परेचर सेम है तो के की वैल्यू सेम होगी, और अगर के की वैल्यू सेम है तो वेपर प्रेशर भी सेम होगा। तो सर आज आप क्यों कह रहे हैं कि टेम्परेचर सेम है लेकिन के की वैल्यू अलग है? अरे भाई टेम्परेचर सेम है लेकिन के अलग है ना। क्यों सर? दो अलग अलग इक्विलिब्रियम है सर। वहां कल की जो बात थी उसमें आप याद करिए, ऊपर लिक्विड नीचे वेपर, नीचे लिक्विड ऊपर वेपर, लिक्विड वेपर लिक्विड वेपर लिक्विड वेपर, एवरीथिंग इज प्योर लिक्विड एंड प्योर वेपर। क्लियर? यानी वहां पर जो इक्विलिब्रियम्स बन रहे थे वो सब एक जैसे थे, लिक्विड वेपर लिक्विड वेपर लिक्विड वेपर। यहां पर जो इक्विलिब्रियम बन रहा है उसमें एक तो लिक्विड और वेपर के साथ बन रहा है और एक सोल्यूशन और वेपर के साथ बन रहा है। सर दे आर डिफरेंट इक्विलिब्रियम्स, और डिफरेंट डिफरेंट इक्विलिब्रियम्स की जो के वैल्यू होती है वो अलग अलग सेम टेंपरेचर पर अलग अलग होती है सर। के तो इक्विलिब्रियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है सर, इक्विलिब्रियम यहां कुछ और है यहां कुछ और है, तो सेम टेंपरेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग इक्विलिब्रियम्स के लिए अलग अलग होते हैं। तो सर इसका मतलब ये हुआ सर इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग है, और इसी वजह से वेपर प्रेशर दोनों जगहों पर सेम नहीं है। क्लियर है? यानी एक चीज तो क्लियर हो गई, सिंस दिस इज द रीजन, ये तो क्लियर हो गया कि जो पी नॉट है इट इज नॉट इक्वल टू पीएस। बताओ मेरी बात समझ रहे हो? जो पी नॉट और पीएस हैं ये आपस में बराबर तो नहीं हो सकते। क्लियर? Why? Because they both are the vapor pressures. In the first case, the P naught is what? So P naught is the vapor pressure of pure liquid. And what is PS? PS is the vapor pressure of the solution of a non-volatile solute in a volatile solvent. Since they both are different equilibriums, the K values are different. और अगर K value अलग है तो सर वेपर प्रेशर भी अलग होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। टेम्परेचर अगर सेम भी है तो भी वेपर प्रेशर अलग अलग होगा। क्लियर है? यहां तक ये वाली बात समझ में आ गई? यानी एक चीज जो तुम्हें समझानी थी वो क्या समझानी थी कि जब आप किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं तो भी उन सोल्यूशन का भी एक वेपर प्रेशर होता है। वो अलग बात है कि उड़ेगा कौन? उड़ेगा तो पानी। यहां कौन उड़ रहा है? पानी। यहां भी कौन उड़ेगा? पानी। लेकिन सर उस पानी की जो वेपर्स हैं उनका जो प्रेशर है वो इस प्रेशर से अलग होगा सर। क्यों? क्योंकि सर यहां पर जो वेपर्स हैं वो उस सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम बना रही हैं जो सोल्यूशन है, यहां पर जो वेपर्स हैं वो उस सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम बना रही हैं जो प्योर लिक्विड है सर। नाउ दे आर डिफरेंट डिफरेंट इक्विलिब्रियम्स, और अलग अलग इक्विलिब्रियम्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स अलग अलग होते हैं, और इसी वजह से इनके वेपर प्रेशर भी अलग अलग देखने को मिलेंगे। क्लियर? यानी इन सब जगहों पर वेपर प्रेशर, इन दोनों जगहों पर वेपर प्रेशर अलग। ठीक। अच्छा, अब दूसरे सवाल उठता है, अलग है तो चलिए मान लिया, जरा चैट खोल लेते हैं जल्दी से, बताओ क्या ये बात यहां तक की बात समझ में आ गई? हाँ, नील कह रहा है 11th फेज स्टेट। बहुत बढ़िया नील, क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? क्लियर? ओपी ओपी ये सही है यार, यही सही है, यही सब किया करो तुम लोग, इस तरह से अच्छी बातें लिखा करो, टीचर को अच्छा लगता है बस, और क्या है। सही है बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, ज्यादातर बच्चों की समझ में आ गई, जिनके, फिर वही बोलूंगा मैं, ये तो मानता हूं क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूं, मुझे भी पता है इतने बड़े तो हीरो हम भी नहीं थे, और इतना बड़ा हीरो कोई भी नहीं होता कि जो है वो ये सोचे कि एक बार में ही सब कुछ सीख जाएं। लेकिन मैं तुमको सिर्फ ये बताऊंगा कि सीख सकते हैं, थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ा सा दोबारा या थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं। किसी दूसरे के कंपैरिजन में हो सकता है तुम्हें थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स करने पड़े, पॉसिबल। लेकिन यार इसका यह मतलब तो नहीं होता ना कि यार कि हम बिना एफर्ट्स के सीख जाएंगे। अरे भाई मैं इतने एफर्ट्स करके नहीं सीख पा रहा हूं तो और करूंगा, उतने से भी नहीं सीख पाया तो और करूंगा। मैं अपने एफर्ट्स को अगर लगातार बढ़ाता रहूंगा तो मैं एक दिन तो ऐसा होगा कि मैं ये कह सकता हूं कि अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, जो सीखना है सीख लूंगा, जो नहीं सीखना है ऐसी की तैसी, लेकिन इससे ज्यादा एफर्ट्स नहीं कर सकता। लेकिन अभी तो बहुत दिन है यार, उस टाइम में तो अभी आने, उस टाइम को आने में भी बहुत दिन है। अभी देखिए, अभी तो सर सीएसके चल रहा है सर, मैच हैदराबाद सनराइजर्स चल रहे हैं सर, अभी तो मैचेस चल रहे हैं। अरे यार समझो बात को, तुम कहां चक्कर में पड़ोगे, थोड़ा सा मस्ती वस्ती करके पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है ना। खैर, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स दोनों जगहों पर अलग, के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये के हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स अगर अलग अलग होते हैं तो पक्का वेपर प्रेशर भी दोनों जगहों पर अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? ठीक है ये, शाबाश, बहुत बढ़िया। यानी कि अब चैट बंद कर देते हैं।
अच्छा, अब दूसरी बात क्या करनी है सर? दूसरी बात यह करनी है कि अगर वेपर प्रेशर अलग अलग हैं तो सर ज्यादा है या कम है, मतलब पी नॉट पीएस के बराबर नहीं है, लेकिन चीनी को घोलने से पानी के वेपर प्रेशर पर बढ़ोतरी होती है या घटोतरी होती, यानी पानी का जो वेपर प्रेशर है वो चीनी के घोलने से बढ़ता है या घटता है? हमने कहा भाई अब ये तो हमें नहीं पता, चलिए चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और दूसरा पॉइंट क्या है? हमें यह चेक करना है कि वेपर प्रेशर पर क्या असर पड़ने वाला है। यही हो रहा है, यही चेक करना है। तो चलिए हम यही चेक करते हैं कि वेपर प्रेशर पर क्या असर पड़ने वाला है। तो जरा सब लोग समझेंगे एक बार, ये मेरा पहला बर्तन था, ये मेरा दूसरा बर्तन था, और मुझसे ये कहा जा रहा है कि वेपर प्रेशर पर क्या असर पड़ने वाला है। ठीक है, यही बात हो रही है। है ना? तो एक काम करते हैं, ये हमारा पानी है, सिर्फ जिसके अंदर पानी पानी था, और ये हमारा वो दूसरा लिक्विड है जिसमें पानी के साथ हमने क्या डाल रखा था? चीनी भी डाल रखी थी। तो ये हमारा चीनी वाला था। ठीक। अच्छा, अब जरा इन दोनों लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। तो एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन तुम्हारे सामने लेके आता हूं मैं, जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो क्या है? दिस इज प्योर लिक्विड, मैं फिर से लिख रहा हूं, दिस इज प्योर लिक्विड। ये हमारा प्योर लिक्विड है, सॉल्वेंट बोल सकते हैं, चलिए ऐसे लिख देते हैं ना और क्लैरिटी आएगी। दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज सोल्यूशन। और कौन सा सोल्यूशन है? नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके आपने सोल्यूशन तैयार किया। ठीक। अब यह डिसाइड करना है कि यहां पर जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट है, और यहां पर जो वेपर प्रेशर है वो पीएस। अब पी नॉट और पीएस में वैल्यू किसकी बड़ी है किसकी छोटी है, पहले ये निकालते हैं, और फिर ये निकालते हैं कि पीएस निकाला कैसे जाता है विद द हेल्प ऑफ पी नॉट। समझ लो, एक पूरा का पूरा एक कैटेगरी डिस्कस कर लेते हैं, जिस पर जेई ने कम से कम नहीं तो 50 बार सवाल पूछे होंगे कि वाई पी नॉट एंड पीएस का रिलेशन अलग अलग है, एंड हाउ कम वी कैलकुलेट पीएस विद द हेल्प ऑफ पी नॉट। चलिए चेक करते हैं। तो थ्योरेटिकली हमें एक चीज समझ में आ गई कि पीएस और पी नॉट सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि द इक्विलिब्रियम्स आर डिफरेंट, दे बोथ आर डिफरेंट इक्विलिब्रियम्स। पहला वाला इक्विलिब्रियम प्योर लिक्विड और वेपर का है, दूसरा वाला इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन और वेपर का है। सर क्योंकि वेपर्स अलग, इक्विलिब्रियम्स अलग अलग है, इसलिए पक्का है वेपर प्रेशर भी अलग होंगे। ठीक है। अच्छा, अब किसका ज्यादा किसका कम होगा? अब बहुत ध्यान से देखना जरा तुम। मैं पहले एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन दूंगा और फिर अपना एक्सप्लेनेशन तुम्हें बताऊंगा। एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन यह कहता है कि अगर मैं इस सरफेस को देखूं, एक, ये सिर्फ अपनी अपनी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी में इस तरह से नहीं बोला जाता, मैं सिर्फ अपनी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक पर यूनिट सरफेस एरिया को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, और यहां पर पर यूनिट सरफेस एरिया को ऑब्जर्व करूं, और इसको थोड़ा सा एनलार्ज करूं, मतलब ऐसी सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसको सिर्फ एनलार्ज करूं, तो आप जरा समझिएगा यहां पर एनलार्ज डायग्राम में और इस एनलार्ज डायग्राम में आपको क्या दिखाई देने वाला है। तो अब आप सब लोग बहुत जल्दी से मुझे यह बताएंगे कि जब आप इसको एनलार्ज करेंगे, इस सरफेस एरिया का एक हिस्सा एनलार्ज करेंगे, तो आपको सिर्फ क्या नजर आएगा? सर मुझे सिर्फ पानी के पार्टिकल्स नजर आएंगे, ओनली वाटर। क्लियर है? क्योंकि सर ये तो प्योर लिक्विड है। सर प्योर लिक्विड में अगर आप सरफेस पर देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? सर सिर्फ पानी पानी दिखाई देगा। लेकिन जब आप इस एरिया को एनलार्ज करेंगे तो सर आपको पानी तो दिखाई देगा ही देगा, लेकिन साथ ही साथ आपको चीनी भी दिखाई देगी। पर यूनिट सरफेस एरिया आपको कुछ चीनी भी दिखाई देगी। बताओ मेरी बात समझ रहे हो? यानी दिस इज मेरी शुगर, शुगर मतलब सल्यूट, दिस इज माई सल्यूट, जो कि क्या है? नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल। मैं वेपर फेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस लिक्विड फेस के सरफेस पर देख रहा हूं, इस पर यूनिट सरफेस एरिया के अंदर क्या क्या है। तो इस सरफेस को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पानी भी दिखाई देगा, चीनी भी दिखाई देगी, लेकिन यहां पर सिर्फ पानी दिखाई देगा। क्लियर है? सो यू हैव सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर आपको क्या क्या दिख रहा है? सर यहां पर आपको सॉल्वेंट भी दिखाई दे रहा है जो कि आपका वॉलेटाइल था, और यहां पर आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? सॉल्वेंट दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है, फर्स्ट रीजन जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट
पार्टिकल, सब लोग एग्री करेंगे यार, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, ड्यू टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऑन द सरफेस, एट द सरफेस वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। सर सॉल्वेंट उड़ता है, सॉल्वेंट ही हमारा वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट कम हो रहा है सर, चीनी ने सॉल्वेंट को रिप्लेस कर दिया, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, तुम्हें समझाऊं कैसे, लेकिन अगर तुमने बिल्कुल ही हेलमेट लगा रखा है कि आप सर समझा के दिखाइए तो हम जानते हैं, तो जान जाए, तो तुम हेलमेट उतारो और जरा समझने की कोशिश करो। जब आप चीनी को घोलेंगे तो जो सरफेस होगा, सरफेस पे कौन होगा सर, पानी तो होगा ही सरफेस पर, साथ में सरफेस पर पानी के पार्टिकल्स को कुछ चीनी के पार्टिकल्स रिप्लेस भी कर देंगे, यानी पर यूनिट सरफेस एरिया पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जगह चीनी भी आ जाएगी। अब पानी उड़ता है, पानी कम हो रहा है, तो पानी का उड़ना कम हो जाएगा सर, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। एक एक्सप्लेनेशन हो गया। दूसरा एक्सप्लेनेशन जो है एनसीईआरटी कहती है वो ये है कि ड्यू टू सल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। समझो बात को, यानी दो बातें आ गई। पहली बात क्या है कि सर पहली बात यह है कि पर यूनिट सरफेस एरिया सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को आप देख रहे हैं, जैसे यार इतना खूबसूरत डायग्राम तुम देख रहे हो, इतना पिक्टोरियल फॉर्म में बना के समझा रहे हैं तुम्हें, अजीब लल्लू आदमी हो तुम तो यार, अप्रिशिएट भी नहीं करते। ठीक, खैर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो इस डायग्राम के अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि जो सरफेस एरिया है, उस एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया, इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया पर सिर्फ कौन है, पानी पानी पानी। ठीक, यहां पर अगर आप सरफेस एरिया को एनलार्ज करके देखते हैं तो यहां पानी के साथ आपको चीनी भी दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये हुआ सर यहां पर सरफेस पर पानी के पार्टिकल्स को चीनी ने कुछ कुछ रिप्लेस कर दिया। तो पानी अगर कम हो रहा है सर, और पानी को उड़ना है, पानी कम हो रहा है, तो इसका मतलब उड़ना कम हो जाएगा सर, पानी का उड़ना कम हो जाएगा, क्योंकि पानी कम हो रहा है, इसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। यानी ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। दूसरा सर, पहले यहां पानी था, तो पानी को उड़ने से, इस सरफेस पर पानी को बाहर निकलने से कौन रोकता था, पानी रोकता था। ठीक, यहां पर क्या है सर, यहां पर चीनी भी आ गई है, तो अब चीनी भी पानी को रोकने से, उड़ने से रोकेगी, तो सर ड्यू टू दिस सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, चीनी कहेगी मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तो पानी का इवेपोरेशन मुश्किल हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। यानी देयर आर टू सिंपल रीजंस जिसकी वजह से यह बात बोली जा सकती है कि जब कभी भी किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। जिसके दो एक्सप्लेनेशंस हैं। पहला एक्सप्लेनेशन बहुत साफ थ्योरेटिकल है, वो ये है कि ड्यू टू दिस सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। दूसरा, पर यूनिट सरफेस एरिया सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का घट जाना। यानी ये एक एक्सप्लेनेशन है, दिस इज एक्सप्लेनेशन वन जो एनसीईआरटी ने प्रोवाइड किया है कि ड्यू टू दीस टू रीजंस, दिस इज एक्सप्लेनेशन वन, these two reasons the vapor pressure of this solution is less than the vapor pressure of pure solvent। यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो पीएस होगा वो पी नॉट से कम होगा। चलिए सर, आप एक एक करके बड़ी खूबसूरती से चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। पहली बात क्या थी, पीएस क्या है वो हमने डिफाइन किया, पीएस की वैल्यू पी नॉट से बड़ी है या छोटी है, अब ये डिसाइड कर रहे हैं। तो साफ समझ में आता है पीएस की वैल्यू पी नॉट से छोटी निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि पर यूनिट सरफेस एरिया सॉल्वेंट पार्टिकल्स घट रहे हैं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और दूसरा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन की वजह से भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का इवेपोरेशन या वेपराइज होना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। यहां तक क्लियर है? हम ये नहीं बता रहे कि पी नॉट पीएस का रिलेशन क्या है, कि पीएस कैलकुलेट कैसे किया जाएगा पी नॉट के साथ ना। अभी क्या समझ में आ रहा है कि पी नॉट और पीएस अलग अलग होते हैं। ये देखिए, पहली बात, पी नॉट और पीएस अलग अलग होते हैं। यार तुम पता नहीं समझ भी पा रहे हो कि नहीं यार, कितनी इतने सिस्टमेटिक तरीके से तुम्हारे कोई पढ़ाया नहीं यार, मतलब हम अपने आप ही खुश हो रहे हैं कि सबसे पहले तुम्हें बताया कि पी नॉट पीएस बराबर है या नहीं। नहीं, दूसरी स्लाइड में क्या बताया कि पी नॉट पीएस अगर बराबर नहीं है तो फिर बड़ा कौन है छोटा कौन है? सर पी नॉट बड़ा है, पीएस छोटा है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूट के वेपर प्रेशर से हमेशा ज्यादा होता है। यानी सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। यानी वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी तुमने कहीं गलती से चीनी डाल दी तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। बात खत्म, क्लियर? ठीक है, अब आते हैं तीसरी बात पे। सर ये और बता दो, ठीक है ये छोटा होता है,
सर इसको निकाला कैसे जाता है सर? छोटा तो होता है, लेकिन पी नॉट अगर गिवन हो तो पीएस कैसे निकालेंगे सर? ये और बता दीजिए, जिस पर 50 बार सवाल बनाए गए। तो चलिए अब आते हैं तीसरी बात पर कि हाउ टू कैलकुलेट पीएस विद द हेल्प ऑफ पी नॉट, एंड दैट इज बहुत क्लियर, बहुत खूबसूरत। हाउ टू कैलकुलेट पीएस with the help of पी नॉट। सर ये है हमारा मुद्दा, पीएस की मदद, सॉरी पी नॉट की मदद से पीएस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये है मेरा मुद्दा। और इस मुद्दे को हैंडल करने के लिए मेरे सामने एक बहुत ही बड़े आदमी का नाम आता है, एंड दैट इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट साहब कुछ कहते हैं, राउल्ट साहब ये कहते हैं कि भाई देखिए ऐसा है, आप ये जानना चाहते हैं कि पीएस की वैल्यू पी नॉट के रेस्पेक्ट में कैसे निकाली जाएगी। हमने कहा हाँ सर यही जानना चाह रहे हैं। तो उसने कहा देखिए ऐसा, मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूं, सारा पूरा खेल डिराइव करके दिखाता हूं। तो मैंने कहा चलिए डिराइव करिए। अब तुम सब लोग बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से देखना इस बात को, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो डेरिवेशन के बाद रिजल्ट आएगा, क्योंकि सवाल सिर्फ उस रिजल्ट पे ही पूछे जाते हैं। मैं डायरेक्ट उस रिजल्ट पे नहीं आ रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है बच्चों को यह बताना कि रट लो रट लो रट लो। मैं बिल्कुल ये काम नहीं करता, क्योंकि ये काम मैंने खुद नहीं किया। हो सकता है वो रिजल्ट मुझे भी याद ना हो, मैं डिराइव करूंगा तभी जाके वो रिजल्ट मुझे याद आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो राउल्ट्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो राउल्ट साहब का कहना यह है कि क्या आपको यह बात याद है कि जो रेट होता है इवेपोरेशन का वो शुरू में ज्यादा होता है? मैंने कहा मुझे याद आ रहा है सर। और जो रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है वो शुरू में 0 होता है? मैंने कहा सर मुझे याद है, क्योंकि जब वेपर ही नहीं है तो सर कंडेंसेशन किस बात का। ठीक, लेकिन क्या आपको यह भी याद आ रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाते हैं? मैंने कहा मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है सर, आपने बताया था जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, किसी भी दो फेजेस के बीच का जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। कह रहा है बस यहीं से सब डिराइव हो जाएगा। कैसे? राउल्ट साहब का मानना यह है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी द रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सर दिस रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जरा अपने आप समझना, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बताओ समझे कि नहीं? किसी भी सॉल्यूशन का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है? सर किसी भी सॉल्यूशन का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन वो डिपेंड करने वाला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सर देखिए समझिए बात को, अगर आपने कोई सोल्यूशन ले लिया तो सोल्यूशन में उड़ेगा कौन? सॉल्वेंट उड़ेगा। क्यों? क्योंकि वॉलेटाइल सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है। तो इसका मतलब ये हुआ सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा, अभी तो बात हुई थी ना पर यूनिट सरफेस एरिया, अगर सॉल्वेंट ज्यादा है तो ज्यादा उड़ेगा। सर सरफेस एरिया पे सॉल्वेंट ज्यादा तभी होगा जब उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सिंस सॉल्वेंट इज वॉलेटाइल, मोर द सॉल्वेंट मोर विल बी द वॉलेटाइल नेचर, सर जिसकी वजह से वेपर प्रेशर पक्का ज्यादा है। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ रेट ऑफ इवेपोरेशन जो भी होगा वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं यहां से इक्वालिटी का एक बकवास निकालूं तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेते हैं K1 इंटू काई सॉल्वेंट। चलिए सर इस बात को याद रखिएगा सर, दिस इज काई सॉल्वेंट, यानी ये मेरा पहला एक्सप्रेशन बन गया। दिस इज द वेपर, दिस इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का। ठीक है, अच्छा अब आता है रेट ऑफ कंडेंसेशन, जो बैकवर्ड रिएक्शन है हमारी। वो रेट ऑफ कंडेंसेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? कंडेंसेशन। सर वो जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? सर जितनी ज्यादा वेपर्स बनेंगी सर उनका प्रेशर उतना ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा वेपर होंगी सर वो उतना ही ज्यादा कंडेंस भी करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब ये हुआ जो कंडेंसेशन का रेट है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा, और जो इवेपोरेशन का रेट है वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर यहां पर भी एक इक्वालिटी की बकवास रखना चाहते हैं आप तो द रेट ऑफ कंडेंसेशन दिस मस्ट बी इक्वल टू अ कांस्टेंट K2 इंटू PS, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? सर ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब आप मुझे ये बताइए क्या ये दोनों रेट आपस में बराबर होने चाहिए? हाँ सर, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों रेट आपस में बराबर हो जाएंगे, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये दोनों रेट्स आपस में बराबर होंगे। तो चलिए काम करते हैं, एट इक्विलिब्रियम
अब कुछ बच्चे कहेंगे सर लिखने का टाइम नहीं देते, बहुत ही घटिया मास्टर है। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन, अभी दे देंगे टाइम, तुम्हारे पास पूरी पीडीएफ चली जाएगी और कुछ और भी सोच रहे हैं तुम्हारे लिए। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर? इवापोरेशन का रेट कितना है सर? इवापोरेशन का रेट अभी आपने बताया K1 इंटू काई सॉल्वेंट, और कंडेंसेशन का रेट अभी आपने बताया K2 इंटू पीएस। क्लियर है? तो सर खत्म हो गया सर, पीएस की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? पीएस इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 इंटू काई सॉल्वेंट। सर ये आ गया मेरा रिलेशन सर। सर व्हाट इज K1? सर वो तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K2 प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अरे तो सर इनकी वैल्यू कहां से लाएंगे सर? ये तो आपने रखा है, अभी निकालते हैं, जरा समझना। इफ, बहुत ध्यान से देखना भाई, बल्कि इसको अलग पेन से लिखते हैं। इफ काई सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, बहुत सोच के जवाब देना भाई अपने आप, अपने मन से। अगर काई सॉल्वेंट 1 है तो इसका क्या मतलब? सोच के जवाब दो। इफ काई सॉल्वेंट इज 1, इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब? इफ काई सॉल्वेंट इज 1, इसका मतलब है इसका मतलब है प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है, कोई सोल्यूशन नहीं है सर, प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है। यानी अगर काई सॉल्वेंट 1 है तो क्या बता सकते हो पीएस की वैल्यू कितनी होगी? इफ काई सॉल्वेंट इज 1, दैट मींस यू आर प्योर सॉल्वेंट। इन दैट केस पीएस को क्या लिख दिया जाएगा सर? पीएस होगा हमारा पी नॉट। बताओ समझे? अगर आप काई, और ये सिर्फ तुम्हें सिर्फ इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को निकालने के लिए जुगाड़बाजी चल रही है, जरा समझना मेरी बात को। यानी सर मुझे K1 बाई K2 की वैल्यू बताइए क्या है, तो मैंने क्या बोला? काई सॉल्वेंट को 1 कर देते हैं, K1 बाई K2 की वैल्यू पीएस के बराबर आ जाएगी। लेकिन वो पीएस क्या होगा सर? जब काई सॉल्वेंट 1 होगा तो वो प्योर लिक्विड होगा, और प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पीएस नहीं होता सर, पी नॉट होता है। यानी वही पीएस क्या बन जाएगा? पी नॉट। इसका मतलब ये हुआ, ये 1 हो गया, ये पी नॉट हो गया, तो इसका मतलब हुआ पी नॉट इज इक्वल टू K1 बाई K2 इंटू 1। इससे क्या पता चला सर? इससे यह पता चला कि जो K1 बाई K2 है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? P नॉट के बराबर। क्लियर? यानी मैंने K1 बाई K2 की जगह क्या पुट कर दिया? P नॉट। और ये रिजल्ट ही तुम्हें याद रखना है, समझो। यानी फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आता है? फाइनल रिजल्ट निकल के आता है, अगले पेज पे लिख देता हूं। फाइनल रिजल्ट निकल के आता है P S इज इक्वल टू K1 बाई K2 की जगह क्या आ गया? पी नॉट इंटू काई सॉल्वेंट। ये है मेरा रिजल्ट, और तुम सब देख रहे हो इस बात को। काई सॉल्वेंट हमेशा 1 से छोटा होगा। अगर आप किसी भी सोल्यूशन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। दैट इज व्हाई पीएस इज ऑलवेज लेस देन पी नॉट। यानी जब कभी भी आप सोल्यूशन बनाएंगे नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, वेपर प्रेशर पक्का प्योर सॉल्वेंट से घटेगा ही घटेगा, इसका कोई दो राय नहीं है। एंड दिस इज मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। यानी राउल्ट साहब ने जो मैथमेटिकली इंटरप्रेट करके बताया है वो ये कि बिल्कुल सही कह रहे थे, पी नॉट पीएस से छोटा होता है। बिल्कुल सही कह रहे थे कि पी नॉट और पीएस आपस में बराबर नहीं होते, क्योंकि दे आर डिफरेंट इक्विलिब्रियम्स। दूसरी बात सर, पीएस की वैल्यू हमेशा पी नॉट से छोटी होती है ड्यू टू दिस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। राउल्ट साहब ने बताया कि कितनी होती है और कैसे निकाली जाती है, वो ये है। अगर तुम मुझे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बता दो और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बता दो, तो मैं तुम्हें उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करके बता सकता हूं। यानी इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं? पहली बात, पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल याद कर लेते हैं बात को, है ना। दूसरा है एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बहुत बढ़िया। और तीसरा क्या है सर? तीसरा है इसके अंदर पीएस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये सारी बात एकदम क्लियर होनी चाहिए।
यानी ये है हमारा राउल्स लॉ, जो ये कहता है कि किसी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में अगर आप डिसॉल्व करते हैं तो जो वेपर प्रेशर होता है वो इस एक्सप्रेशन से निकाला जाता है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? मैं राउल्स लॉ का एक्सप्रेशन भी, एक पूरा एक्सप्रेशन भी तुम्हें जो उसका स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट भी तुम्हें लिख के दे दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो बहुत डिटेल में बिल्कुल कदम फूक फूक कर आगे बढ़ रहे हैं वो क्या है कि सर देखिए, सबसे पहले आपने पी नॉट पी एस के बारे में बताया, कौन बड़ा कौन बराबर होता है, कौन नहीं होता, फिर आपने बताया कौन बड़ा कौन छोटा, फिर आपने बताया कि निकाला कैसे जाता है। अब सोचो, अगर मुझे मोल फ्रैक्शंस निकालने आते तो मैं सिंपल तरीके से खटाखट पीएस निकालता जाऊंगा, आंसर आते जाएंगे, और तुम विश्वास नहीं करोगे, सैकड़ों बार जेई में सवाल पूछे जाते हैं, सैकड़ों बार। क्लियर? समझ पाए बात को? यानी अब इसमें अगर हम थोड़ी सी बातें और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जरा समझिएगा, कुछ कुछ इंटरप्रिटेशंस करते हैं। पीएस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू काई सॉल्वेंट लिख सकते हैं। एक एक्सप्रेशन तो ये है, ये हमें ध्यान रखना है ना। दूसरा सोच क्या है? दूसरी सोच है पीएस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 माइनस काई सल्यूट भी लिख सकते हैं। हाँ सर, ये भी लिख सकते हैं। अगर और तमीज से लिखें तो इसको लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू काई सल्यूट। आप इसको ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है? और आप काई सल्यूट को क्या लिख सकते हैं? एन सल्यूट, अब ये सब वही पुरानी बातें, अपॉन एन सल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। सर ये हमारा एक्सप्रेशन है सर, दिस इज द एक्सप्रेशन। यानी मुझे एक ये एक्सप्रेशन भी ध्यान रखना है, मुझे एक ये वाला एक्सप्रेशन भी ध्यान रखना है। इन दोनों एक्सप्रेशंस पर हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। कुछ किया नहीं है मैंने, मतलब मैंने मोल फ्रैक्शन को सिर्फ लिखा, तुम्हें पता है सल्यूट के मोल्स अपॉन सल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स, दैट इज मोल फ्रैक्शन। यानी मैंने करा क्या, सल्यूट सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को 1 माइनस सल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिख दिया और उसको सिंपलीफाइड फॉर्म में यहां लिया है, खत्म। क्लियर? समझ पाए? थोड़ा सा अगर आप चाहें तो मैं इसको और इलाबरेट करता हूं। कैसे सर? क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं सर, तो इसलिए सारी बातें इलाबरेट करते हैं। क्या कर सकते हैं सर? ये भी कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन, और ये सब तुम्हें खुद करना चाहिए था, इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा सर? मैंने लिखा काई सल्यूट, बिल्कुल सही लिखा आपने। फिर काई सल्यूट को आपने क्या लिखा सर? मैंने लिखा एन सल्यूट डिवाइडेड बाय एन सल्यूट डिवाइडेड बाय एन सल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एन सल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर आप एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं, व्हाट इज एन सल्यूट? सर मोल्स। और मोल्स कैसे निकलते हैं सर? मोल्स निकलते हैं वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट कैसे लिखें? वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स तो ऐसे निकलते ना यार, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये पूरी बड़ी सी बात आ गई। अब आप देख लीजिए, बात पूरी आपके सामने, पूरी बात हमारे सामने है, सारी बातें इसके अंदर की गई हैं। आप चाहें तो बहुत ध्यान से इस बात को देख सकते हैं कि पूरे खेल में क्या वेरिएबल्स हैं और हमसे किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा सर, पी नॉट, पीएस, डब्ल्यू सल्यूट, एम सल्यूट, डब्ल्यू सॉल्वेंट, एम सॉल्वेंट, ये कुल मिला के मेरे पास 6 वेरिएबल्स। इन 6 में से 5 वो सवाल में दे देगा, छठा आपसे पूछ लेगा, बात खत्म। जितने सवाल करने उतने सवाल कर लो। लेकिन जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई, अभी मैं एक बड़ा अच्छा बात भी तुम्हें बताऊंगा, बट अल्टीमेटली जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है सर, मैंने एक बड़ा सा फॉर्मुला डिराइव कर लिया है। बड़ा सा फॉर्मुला मैं एक बार नए पेज पे फिर लिख देता हूं। बड़ा सा फॉर्मुला मैं फिर से लिख देता हूं कि जो पी नॉट है माइनस पीएस है डिवाइडेड बाय जो पी नॉट है, दिस इज इक्वल टू एन सल्यूट, बल्कि पूरा फॉर्मूला अगर सही से लिखें तो वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, दे आर द मोल्स, ये मोल्स हो जाएंगे,
अपॉन वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सर यही है वो फॉर्मूला जिस पर बहुत बार सवाल हमसे पूछे जाते हैं और अब आप इस फॉर्मूले को खूबसूरत बात के अंदर लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले मैंने पूरा फॉर्मूला डिराइव करके तुम्हें दिखाया है। मेरा सजेशन है कि आप चाहें तो इसका डेरिवेशन ना भी याद करें, लेकिन फिर भी मैं तो यही बोलूंगा कि ताकि आप जो है कम से कम क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए। सवाल आप देख सकते हैं किस तरह के बन सकते हैं, बहुत सिंपल है सर। कुल मिला के 6 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं सर। अगर मैं बहुत तमीज से लिखूं तो बिल्कुल साफ लिख सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, सारी बातें यहां पर एक लाइन से साफ लिख देते हैं। क्या क्या? व्हाट इज पी नॉट? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज पी एस? वेपर प्रेशर ऑफ solution. What is W solute? Weight of solute. ये भी सही है। What is M solute? M solute is molecular weight of solute. ये भी सही है। What is W solvent? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये भी सही है। और व्हाट इज मोलर वेट? एम सॉल्वेंट, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये सारी बातें जो है वो ये बिल्कुल सीधा एकदम, यानी कहने का मतलब ये हुआ सर, राउल साहब ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है, मैं मानता हूं कि अगर आप प्योर वाटर के अंदर या प्योर सॉल्वेंट के अंदर कभी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, और वो डिक्रीज वैल्यू निकालने के लिए आपको पी नॉट माइनस पीएस का सहारा लेना पड़ेगा। यानी एक चीज तो क्लियर है, जहां से ये शुरुआत हुई है वो क्या है सर? शुरुआत वहीं से हुई, शुरुआत सारी कहानी यहां से हुई है सर। यही है वो मेन पॉइंट जहां से सारी कहानी स्टार्ट हुई है। इसके बाद तो मैं खुद कर लूंगा सर, काई सॉल्वेंट को 1 माइनस काई सल्यूट लिख दूंगा, काई सल्यूट को मोल फ्रैक्शंस को वेट्स के फॉर्म में और मोलर मास के फॉर्म में लिख दूंगा सर। उसके बाद तो सारी कहानी सिंपल है सर, लेकिन जहां से शुरुआत हुई है वो ये है, एंड दिस इज राउल्स लॉ, कि आप किसी भी कंपोनेंट का अगर पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में निकालना चाहते हैं तो वो वेपर प्रेशर वो उस सॉल्वेंट, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ लिंक होता है, एंड दैट इज राउल्स लॉ। और वो निकालने का तरीका सिंपल, एक इक्वेशन बनाया गया है, पीएस इज इक्वल टू पी नॉट इनटू काई सॉल्वेंट, जिसमें सारी चीजें हमें सवाल में गिवन होंगी, हम सीधे वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर तुम्हें दिखाता हूं। मान लीजिए ऐसे ये सवाल, जल्दी से बताओ कैसे करेंगे और पहचानते हैं कि क्या यहां पर ऐसा कुछ हो रहा है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, बहुत तसल्ली से, एक पहला सवाल है, बहुत तसल्ली से समझने की कोशिश करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसका क्या मतलब? जल्दी से बताओ इसका क्या मतलब? सर इसका मतलब है हमें पी नॉट दे रखा है, क्लियर है? अच्छा, और वो पूछ रहा है कि इट इज डाइल्यूट सोल्यूशन और द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 17 है। इससे क्या पता चलता है सर? इससे पता चलता है कि ये पीएस दे रखा है, क्लियर है? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? सर अभी बताते हैं सर, बुलाइए राउल्ट अंकल को, सारी बातें बताएंगे। क्या कहते हैं अंकल? अंकल कहते हैं कि जो पीएस होता है वो पी नॉट इंटू काई सॉल्वेंट से निकाला जाता है, क्लियर है? तो अगर आप काई सॉल्वेंट निकालना चाहते हैं तो वो पीएस बाय पी नॉट से निकाला जाएगा, और पीएस की वैल्यू 17 है, पी नॉट की वैल्यू 20 है, आंसर 0.85 है। यानी अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं सॉल्वेंट का तो वो ये निकल के आएगा, क्लियर है? अगर सल्यूट का पूछा गया होता तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 में से माइनस कर देते, आपको सल्यूट का मोल फ्रैक्शन मिल जाता, क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? चलिए सर और बात कर लेते हैं, लीजिए और सवाल कर लेते हैं। ये लीजिए सर आपके सामने, सर ये जेई मेंस में पूछा गया सवाल है सर, मैं अपने मन से नहीं लाया सर, ये तो बहुत मुश्किल सवाल लग रहा है। हाँ चलो देखते हैं जरा कितना मुश्किल है। क्या क्या है सर, जरा समझ के देखते हैं। व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी ये क्या दे रखा है सर? दिस इज वेट ऑफ वाटर, ये हमें दे रखा है वेट ऑफ वाटर।
वेट ऑफ सॉल्वेंट बोल देते हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट, या हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। और क्या दे रखा है? हमने सोल्यूशन बना दिया, और सोल्यूशन बनाने के बाद जो वेपर प्रेशर है, वो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का वो 1/2 हो जाता है प्योर वाटर के रेस्पेक्ट में। यानी प्योर वाटर का वेपर प्रेशर अगर P0 था, तो बाद में जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का है वो P0/2 हो जाता है। यानी एक चीज तो कंफर्म हो गया कि इस इंफॉर्मेशन से मुझे क्या समझ में आया कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो प्योर वाटर के वेपर प्रेशर का आधा हो जाता है। घट तो जाता ही है, आधा हो जाता है। ठीक है, अब निकलवा क्या रहा है? वो कह रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि हमारे पास जो सल्यूट है वो कितना ऐड किया गया था, द वेट ऑफ सल्यूट जो ऐड किया गया है वो बता दीजिए। हमने कहा अच्छा, हम वेट या मोल्स आपको निकालने, तो अगर आपको मोल्स ऑफ सल्यूट चाहिए तो वो कैसे निकल के आएगा? मैंने कहा देखिए ऐसा है, जितना मुझे समझ में आता है, अब बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। अगर आप ध्यान से देखें तो P0 माइनस PS, अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ ये वाली बात बताऊंगा, है ना, फिर बहुत अच्छी बात भी अगली क्लास में बताऊंगा। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, याद है अभी फॉर्मूला बना था हमारा, एंड दिस इज मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बहुत सही कह रहे हैं सर आप। अब जरा साफ साफ वैल्यूज आप रख दीजिए, सारी आंसर निकल आएगा। चलिए सर एक बार वैल्यूज रख के देखते हैं। तो P0 है, PS की वैल्यू P0/2 है, नीचे P0/2 है, सॉरी नीचे P0 है, इज इक्वल टू, इधर क्या निकल के आ रहा है, इधर की तरफ क्या निकल के आ रहा था, मोल्स ऑफ सल्यूट, हमें मोल्स ऑफ सल्यूट ही निकालने हैं। दिस इज मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सल्यूट जो हमें निकालने हैं, प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम पानी के मोल्स कैसे निकलते हैं सर? 100 ग्राम पानी के मोल्स निकालने का तरीका हमें पता है। मोल्स के बाद आपने पानी के, ये आपके रख दिया, मोल्स ऑफ सल्यूट जो मुझे निकालने हैं, प्लस मोल्स ऑफ वाटर। 100 ग्राम पानी के मोल्स 100/18 होंगे। आज भी अगर तुम पानी का वेट देखकर मोल नहीं निकाल पाए तो थू है, धिक्कार है कि वेट के बाद मोल तुम नहीं निकाल पाते। समझ रहे हो बात को? तो सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, खड़ाक से सॉल्व करेंगे, इससे आपको मोल्स ऑफ सल्यूट पता चल जाएंगे। अभी के लिए तो यही तरीका ठीक लगता है, हमें मोल्स ऑफ सल्यूट पता चल जाएंगे। आंसर तो मुझे नहीं पता, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आंसर विल बी 6, आप निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा मोल्स ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू 6। हमें इंटीजर, यहां से जो मोल्स ऑफ सल्यूट निकल के आएंगे, अगर आप सॉल्व करते हैं ना, तो ये 5.55 निकल के आएंगे, एग्जैक्टली 6 नहीं आएंगे। लेकिन मुझे नियरेस्ट इंटीजर चाहिए, तो वो नियरेस्ट इंटीजर की बात कर रहा हूं। वो नियरेस्ट इंटीजर निकालने के लिए हमें थोड़ा सा इधर उधर करना पड़े। क्लियर है? यानी अगर मैं इंटीजर की बात करता हूं तो इंटीजर क्या आ जाएगा? इंटीजर आ जाएगा 6, यानी आंसर क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। जल्दी से बताओ, क्या ये समझ पाए सब लोग? क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सीधा एकदम। मतलब सीधी सी बात क्या है यार? सीधी सी बात ये थी कि सर प्योर वाटर के बारे में बातें चल रही थी, कल डिटेल में समझा हमने। आज आपने वाटर के साथ साथ एक और सॉल्वेंट ले लिया। यहां पर भी आपने बताया कि वेपर प्रेशर को आपस में कंपेयर करने के लिए क्या करना होता है। तो आपने कुछ फोर्सेस के बारे में बताया, और बताया कौन से फोर्सेस ज्यादा डोमिनेटिंग है, कौन से कम डोमिनेटिंग है। तो थ्योरेटिकली यह अंदाजा लगाया जा सकता है किसका ज्यादा किसका कम। बट अगर सोल्यूशन बना लोगे, अब कैसे वेपर प्रेशर निकालोगे, तो सोल्यूशन बनाने के बाद वेपर प्रेशर निकालने का तरीका हमने सीख लिया। पहली बात तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, और वो वैल्यू निकालने के लिए, पीएस की वैल्यू निकालने के लिए P0 इंटू काई सॉल्वेंट करना पड़ता है। डिटेल्ड फॉर्मूले की बात करें तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N सल्यूट अपॉन N सल्यूट प्लस N सॉल्वेंट, और मोल्स को आप वेट और मोलर मास से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया भाई सबको? शाबाश, बहुत बढ़िया। मतलब अब तुम समझो बात को, और तुम सोच भी नहीं सकते अभी किस डिटेल में जाना है हमें। आप समझ रहे हैं किस डिटेल में पहुंचेंगे? आप दुनिया भर की किताबें छान लीजिएगा, आपको वो कंटेंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप तसल्ली से समझे, लेकिन हम बहुत बेसिक लेवल से एक एक स्टेप ऊपर उठते चले जा रहे हैं। क्लास खत्म होने के बाद वाह वाह ये ड्रामेबाजी तो नहीं होती। क्लास खत्म होने के बाद क्या होना चाहिए? क्लास खत्म होने के बाद यही कि अरे यार सर ने काफी कुछ बताया था यार, एक बार रिवाइज कर लेते फटाफट वरना भूल जाए। वो एंथू होना चाहिए।
खुशी सिर्फ इस बात की होनी चाहिए कि चलो यार अब ये चीज सीखने को मिली है, अभी कुछ कमियां रह गई हैं, इसको एक बार रिवाइज करूंगा तो एक खुशी मिलेगी अंदर से, ये सीख गया मैं। आप समझ रहे हैं? खुशी इस चीज की नहीं होनी चाहिए कि क्या वाह, क्या सर ने शायरी सुना दी, क्या सर ने गाना सुना दिया, और क्या सर ने मीम दिखा दी, और क्या सर नाच के दिखा दिए। समझ बात को? खुशी इस बात की होनी चाहिए कि मैंने आज कुछ सीखा है लेकिन कुछ कमी है, अभी दोबारा फटाफट देखकर उसको सीखूंगा और तब जो खुशी मिलेगी उसकी कोई सीमा ही नहीं। क्लियर है? तो सब लोग इसकी कोशिश, सब लोग मेहनत करें, खूब कोशिश करें, खूब करें। और ठीक है, कुछ सवाल होमवर्क के लिए दे दिए जाएंगे तुम्हें, होमवर्क के लिए मैंने दे भी रखे, और कुछ सवाल और होमवर्क के लिए तुम्हें दे भी दूंगा। अगली क्लास में हम करेंगे इसके आगे की बात, और इसके आगे की बात सबसे ज्यादा सवाल सॉल्यूशंस चैप्टर्स में से बनाती है, और वो है जब आप दो लिक्विड्स को आपस में मिलाते हैं। अभी क्या था, एक उड़ेगा और एक नहीं उड़ेगा, आप क्या करेंगे, दो लोगों को मिलाएंगे और दोनों उड़ेंगे, ये कमाल होगा, अब मजा आएगा। सर दोनों लोग इवापोरेट करेंगे, सर दोनों की इवापोरेशन से एक वेपर प्रेशर बनेगा, टोटल वेपर प्रेशर, वो कैसे निकाला जाएगा और उसके सवाल कैसे किए जाएंगे, जिस पर बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? सब लोग को समझ में आ गई वाली बात? चलिए ठीक है, तो कुछ सवाल होंगे मेरे ख्याल से, जितना भी अभी किया है उसके बेसिस पर ज्यादा सवाल तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ सवाल होंगे। कुछ होमवर्क के लिए भी सवाल दे रहा हूं, है ना, एक बार इनमें से भी कुछ कुछ करने की कोशिश करना। हालांकि हो सकता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड हो जो अभी हमने अगली क्लास में हमें पढ़ना है, तो अगर तुमसे वो सवाल नहीं हो रहा है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगली क्लास करने के बाद तो बेस्ट क्या रहेगा, ये होमवर्क बेसिकली क्या होगा, पूरा का पूरा अब तक जो 6-7 लेक्चर्स में तुमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, साथ ही साथ ये वाला पोर्शन जो अभी हमने शुरू किया है इस पोर्शन को रिवाइज कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए सब लोग कोशिश करो। हाँ, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वगैरह, अरे तुम कहां चक्कर में पड़े हो यार, सोच भी नहीं सकते कि वो जो किताबों में एक एक लाइन लिख देते हैं हम किस डिटेल में सारी बातें करेंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे। आप समझ रहे बात को? तो इसलिए थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना है। लेकिन यार फिर समझो बात को, मजा यार उन लोगों के साथ आएगा जिन्होंने ये सोचा है कि यार कोशिश तो करेंगे ना यार, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कि हम कोशिश ही नहीं करेंगे, यार उन लोगों के साथ बात करने में मजा नहीं आएगा। समझ बात को? उनके साथ बात करने में मजा नहीं आएगा। लेवल, हम ये नहीं कहते कि हम बिल्कुल ही एडवांस के ऊपर चले जाएंगे और बिल्कुल समझ बैंड बजा देंगे और पता नहीं क्या क्या कर देंगे ना। हमारा पर्पस ये है कि हम एक लेवल से आगे बढ़ें, कोशिश करते हैं सारे बच्चों को साथ लेके। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे एक लेवल के बाद ये कह दें सर इसके ऊपर हम अभी नहीं सीखना चाहते, आप सिखाइए सर, हम कोशिश कर रहे हैं बट हम प्रैक्टिस इस लेवल की करेंगे क्योंकि अभी हमारा इंटेंशन ये ठीक। लेकिन ये कि सर आप इसके आगे जाएंगे ही नहीं या इसके आगे आपको जाना ही नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये तो गलत बात होगी। हम सारा कंटेंट डिलीवर करेंगे, सारी बातें डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे एक जबरदस्त तैयारी करने की। क्लियर है? हाँ, मॉड्यूल्स के लिए जैसा कि बच्चे बता रहे हैं, मॉड्यूल्स के लिए मैं बात कर लेता हूं। पहला मॉड्यूल तो मेरे ख्याल से अपलोड हो सकता है, तो पहला मॉड्यूल तुम्हारे ऐप पर अपलोड करा देते हैं ताकि आप उसमें से कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर सकें। क्लियर है? तो आज ये वाला काम कर लेता हूं मैं। तो चलिए आज इतनी बात करते हैं। कुछ होमवर्क होगा तो इनमें से कुछ होमवर्क एक बार मॉड्यूल में से देखना, जो भी तुम्हारे मतलब का है। मॉड्यूल अपलोड करा देंगे तो जितना तुमने पढ़ लिया है वो सारा होमवर्क ही हो जाएगा, तो उसमें से सारे सवाल कर डालना। क्लियर है? चलिए तो आज इतनी बात करते हैं भाई, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। कोशिश करो, लगे रहो, जम की तैयारी करो, अरे कुछ तो करो, समझो बात को। ठीक है? हाँ, फिर वही बोलूंगा, कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं तो वो डाउट्स मुझको मैसेज कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। मैं ज्यादातर ऑलमोस्ट सारे बच्चों के डाउट्स के जवाब दे रहा हूं, और जो भी मुझे लगते हैं रेलेवेंट है वो सारे डाउट्स के जवाब दे रहा हूं। इनफैक्ट कुछ ऐसे ऐसे भी डाउट्स आते हैं सर मेरी 11th वेस्टेड, उसका भी कुछ ना कुछ जवाब दे देता हूं। तो सब लोग जिनको भी करना है वो कोशिश करें, मेहनत करें। शाबाश। सरप्राइज क्या है? सरप्राइज अभी सरप्राइज बताने का क्या फायदा? सरप्राइज तो सरप्राइज होता है, कोई सरप्राइज नहीं है। समझ बात को? अब गर्मी आ गई है, यही सरप्राइज। चलिए तो आज इतनी बात करेंगे, हम बात करेंगे बाद में। चलिए आज इतनी बात